वेलकम अगेन इन आवर चैनल डिकोड बीपीएससी। और इस वीडियो में हम मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट 2 पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मौर्यन डायनेस्टी का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने देखा था कि मौर्यन का जो राइज है वो क्यों हुआ है। और मेनली इसमें हमने डिस्कस किया था जो लिटरेरी सोर्सेस थे और जो अ, अशोका से पहले का पूरा फैक्ट डेटा वगैरह था वो हमने इसमें डिस्कस किया था। एक बार मैं आपको रिकैप दे देता हूँ कि अभी तक हमने क्या क्या किया है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो वीडियो लेक्चर्स होंगे वो थीम बेस्ड होंगे, है ना। थीम बेस्ड होंगे। थीम बेस्ड कहने का मतलब जहां से जितना क्वेश्चन आता है हम उस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो, सबसे ज्यादा वेटेज तो मॉडर्न डायनेस्टी का है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यूपीएससी और बीपीएससी में थोड़ा सा सब वर्जन है। यूपीएससी को अगर आप देखोगे तो ये क्वेश्चन मेनली उठाती है टर्मिनोलॉजी से, तो ये टर्म से क्वेश्चन पूछती है। बीपीएससी जो है वो क्वेश्चन फैक्ट से पूछती है, राजा कौन था या कब उसका शासन आया, कब वो मरा, किसने मारा। तो वो ज्यादातर फोकस फैक्ट पे करती है, यूपीएससी टर्म पे करती है। और वो सोसाइटी के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन ज्यादा पूछती है, और ये जो है वो रूलर के पर्सपेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है। पर मैंने आपको बताया था कि जो बीपीएससी है वो भी अब यूपीएससी का टर्म ले रही है। और मतलब अगर आप देखोगे तो अब यहाँ से क्वेश्चन ये भी उठाना स्टार्ट कर रही है। तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि सिर्फ हम फैक्ट फैक्ट रट ले और हमें कोई कॉन्टेक्स्ट ना पता हो, हमें सोसाइटी के बारे में ना पता हो। तो वो तो खैर हमारे लिए सही नहीं है, दैट इज नॉट माय अप्रोच टू टीच। मैं आपको एक होलिस्टिक कवरेज दूंगा, जिसमें ऐसा होएगा कि अगर क्वेश्चन कहीं से भी आए तो आपका सॉल्व हो जाए। ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है, आप बस लेक्चर को एकदम आराम से देखो, जो पीपीटी है। दूसरी बात, ये जो नोट्स है ये अगर आपको चाहिए, ये बड़ा डिटेल नोट्स मैंने बनाया है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक मैं कमेंट में पिन कर दूंगा। और वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लोगे तो सीधा आपको ये पीपीटी डाउनलोडेबल फॉर्मेट में मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार रिकैप ले लेते हैं हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले देखो, मैंने अभी तक कौन कौन सा लेक्चर कंप्लीट किया है। पहला मैंने लेक्चर जो लिया था वो बुद्धिज्म पे लिया था। सो बुद्धिज्म पे मैंने पहला लेक्चर लिया था, इसमें डिटेल में मैंने बुद्धा को पढ़ाया था। बुद्धा से रिलेटेड सारे फैक्ट डेटा, उनका कहाँ जन्म हुआ, कहाँ निर्वाण, कहाँ महापरिनिर्वाण हुआ, कहाँ पहला सरमन दिया उन्होंने। उसके बाद मैंने बुद्धिज्म से रिलेटेड जितनी भी फिलोसफीज थी, है ना, श्रावस्तीनवाद का फिलोसफी हो गया, लोकोत्तरवाद का फिलोसफी हो गया, एक व्यवहारिका का हो गया। तो डिटेल में मैंने वहां पे आपको बुद्धिज्म पढ़ाया था। फिर मैंने जैनिज्म पे लेक्चर लिया है, वहां पे मैंने जैनिज्म को इतने ही डिटेल में पढ़ाया है। जैनिज्म के सारे हमने सेक्ट्स देखे हैं, फैक्ट देखे हैं। और देखो, जितना भी ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आया है या उसके आने की पूरी पूरी संभावना है, इसलिए मैंने उसको लेक्चर में डाला है। लेक्चर थोड़ा बड़ा हो रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैनिज्म का लेक्चर 1.3 आवर का था, लेकिन अगर आप उस लेक्चर को एक बार देखोगे ना तो आपको पता चलेगा कि इसके बाहर जैनिज्म से क्वेश्चन नहीं आएगा, अगर आएगा तो वो किसी से नहीं बनेगा। इतना मैं प्रॉमिस कर रहा हूं आपको इस लेक्चर में। अब देखो, मैंने उसके बाद आपको राइज ऑफ मगधा पढ़ाया। राइज ऑफ मगधा में मैंने आपको रीजन बताया था कि मगधा का राइज क्यों हुआ। राजगीर था, पाटलिपुत्रा था, है ना, छोटा नागपुर की प्लेट्यू था। इसमें 16 महाजनपद थे, 16 को हरा के मगध क्यों सिर्फ आगे निकल गया, है ना। इसमें बिहार के पर्सपेक्टिव से मैंने आपको बताया था कि अंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मगध तो है ही और उसके साथ वज्जी इंपायर इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बताया था पावा, है ना, और कुशीनगर ये कहाँ का कैपिटल था, ये मल्ल रिपब्लिक का कैपिटल था। मैंने 16 महाजनपद डिटेल में आपको याद कराया है, और जाके आप इस लेक्चर को देखोगे तो आसानी से याद हो भी जाएगा। अगर आपको मतलब बार बार रिवाइज करना है तो आप लेक्चर को 1 से 2 बार भी देख सकते हो, ताकि आपका मेमोरी में वो बैठ जाए, ठीक है। अब देखो, हमने आपको बताया कि एक लिंकेज बना लेते हैं, पहले 5 मिनट का रिकैप ले लेते हैं ताकि हमारे को आगे कोई दिक्कत ना हो। वैसे अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज जाएं और ये लेक्चर देख के आएं। तो रिकैप ले लेते हैं। देखो, अभी तक मैंने आपको पढ़ाया है जो मगध डायनेस्टी है, जैसे कि पहली डायनेस्टी अगर आप देखोगे तो हर्यंक डायनेस्टी है। उसके रूलर हो गए बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन। उदयन के बाद जो है शिशुनाग आता है। शिशुनाग में हमने कालाशोक और शिशुनाग दोनों को पढ़ा। उसके बाद हमने जो है वो महापद्मनंद को पढ़ा, और उसके आखिरी रूलर थे धनानंद। अब धनानंद से हमारी कहानी स्टार्ट हुई थी कल के क्लास में। धनानंद के बारे में मैंने आपको बताया था, बहुत ही टायरनी था, मतलब उसका बहुत ही क्रूएल राजा था, बहुत ज्यादा एक्सेसिव टैक्सेशन लेता था, कौटिल्य की बेइज्जती कर दी थी। तो कौटिल्य ने जो है, या जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, उसने बदला लेने के लिए क्या किया, चंद्रगुप्त मौर्य को ट्रेन किया और इसको हरा दिया, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया था कि अलेक्जेंडर के इन्वेजन के कारण जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर है ना, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटायर कहने का मतलब आज के डेट का हमारा पाकिस्तान और ये अफगानिस्तान वाला इलाका, ये वीक हो गया। तो यहाँ से क्या हुआ कि चंद्रगुप्त मौर्य को और चाणक्य को एक मिल गया काइंड ऑफ टूल कि अब इस इंपायर को हम कंसोलिडेट करके मगध पे अटैक करते हैं, और वहां से इन्होंने उसको जीत लिया।
फिर मैंने आपको बताया था कौटिल्य कि हमें मौर्यन एम्पायर के बारे में इतने डिटेल में कहाँ से पता चलता है। तो पहला सोर्स मैंने आपको बताया था कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र को सबसे पहले किसने खोजा था? तो सबसे पहले आर रामाशास्त्री ने 1905 में खोजा था। इसमें 15 अधिकरण है, 150 से ज्यादा चैप्टर है, 150 चैप्टर है, 6000 श्लोक है और इस बुक में जो है सब कुछ है, यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा, फॉरेन रिलेशन कैसा होना चाहिए, सीक्रेट मीन्स कैसा होना चाहिए, जिसमें इसने गुप्तचर की बात करी है, स्पाइस की बात की है, एस्पिनोज सिस्टम की बात करी है ना। इसमें ये 9 प्रकार के स्पाइस के बारे में बताते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि एक रियलिस्ट स्टेट क्राफ्ट का बहुत अच्छा उदाहरण है, रियलिस्ट स्टेट क्राफ्ट के बारे में भी मैंने आपको बताया था। फिर सप्तांग थ्योरी बताई थी कि कौटिल्य जो है वो स्टेट को हमारे शरीर से कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि जैसे हमारे शरीर में अलग अलग अंग का काम है, वैसे ही स्टेट में अलग अलग चीजों का काम है। जैसे हेड जो है वो स्वामी है, आंख जो है वो अमात्य यानी मंत्री है ना। जो हमारा भुजा है, जो हमारा आर्म्स है वो हमारा फोर्ट है, किला है। जो हमारा पैर है वो जनपद है, जो ईयर है वो मित्र है। तो ऐसे करके उन्होंने 7 अंगों में हमारे पूरे के पूरे शरीर को कंपेयर किया था, किससे? स्टेट से। तो ये पढ़ा रखा हूँ, बस एक रिकैप दे रहा हूँ। उसके बाद हमने देखा था कि मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी और इस इंडिका से भी हमको मौर्यन डायनेस्टी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। ये खो गई थी, उसमें बहुत सारे फैंसीफुल क्लेम थे और उसके बाद हमको देखने को मिलता है कुछ डिटेल जो इंडिका देती है किसके बारे में? पालिम-बोथरा के बारे में। पालिम-बोथरा, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि पालिम-बोथरा क्या था या पालिम-बोथरा किस सिटी का दूसरा नाम है जो इंडिका में लिखा हुआ है? तो पालिम-बोथरा और कोई नहीं, पाटलिपुत्रा का नाम है। इजी टू रिमेंबर है, 9 माइल का था, 1.8 माइल वाइड था, 64 गेट्स थे वगैरह वगैरह, मैंने आपको पढ़ा रखा है। इसने बोला था कि 7 कास्ट होते हैं। इस सातों कास्ट को हम डिटेल में आगे और भी देखेंगे और बोला था कि एब्सेंस ऑफ स्लेवरी है, यहाँ पे स्लेवरी नहीं था। फिर मैंने आपको और टेक्स्ट बताए थे, जैसे मुद्र राक्षस हो गया, विशाखा दत्त का प्रशिष्टि पर्वन हो गया, हेमचंद्र का। यहाँ से पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो कहाँ जाते हैं? श्रवण बेलगोला, और वहां पे क्या करते हैं? संलेखना से अपने देह को त्याग देते हैं। फिर दीपवंशम, महावंशम, है ना, आइलैंड क्रॉनिकल और द ग्रेटर क्रॉनिकल, ये श्रीलंका का पाली क्रॉनिकल्स है, जो हिस्ट्री है उससे हमको अशोका के बारे में पता चलता है। दिव्य वादन, अशोक वादन बुद्धिस्ट टेक्स्ट है। पुरानाज में भी हमें मेंशन मिलता है मौर्य के बारे में, उन्होंने 137 साल तक रूल किया था। ठीक है, अब देखो, हमने आपको और भी बताया था कि बहुत समय तक तो पता ही नहीं था कि ये जो पिलर वगैरह है और ये जो स्टोन वगैरह है, रॉक है, वो किसका है, क्योंकि वो स्क्रिप्ट तब तक कोई पढ़ा ही नहीं था। तो 1837 में एक बहुत बड़े मतलब उस समय जो है इंसान आए और उन्होंने एक हिस्टोरिक काम किया और उन्होंने क्या किया कि ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट को डिसिफर किया, यानी उसको पढ़ डाला। तो उसका उनका नाम था जेम्स प्रिंसेप। क्वेश्चन दबा के पूछता है कि ब्रह्मी स्क्रिप्ट को किसने डेसिफर किया था? तो जेम्स प्रिंसेप ने किया था। कब किया था? 1837 में किया था। और यहाँ से हमें पता चलता है कि अशोका द ग्रेट थे, और मैंने आपको कल भी बताया था कि अशोका द ग्रेट क्यों थे। ठीक है, तो सब डिटेल में पढ़ाया मैंने, वैसे आगे भी बता दूंगा, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो जान लो कि अशोक जो है, यहाँ से देखो, एक चीज समझो यहाँ से। ठीक है, एक चीज मैं पहले आपको यहाँ बता देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो, अशोक ने टोटल 33 एडिक्ट्स दिए थे जो कि आज तक हमें मिले हैं। एडिक्ट्स मतलब क्या होता है? ऑर्डर। क्या होता है? ऑर्डर। इसको और क्या बोलते हैं? डिक्री। क्या बोलते हैं? डिक्री। यानी अशोक ने 33 ऑर्डर निकाले थे। समझो इस चीज को। यहाँ से कंफ्यूजन होता है कि एडिक्ट्स क्या है, मेजर रॉक एडिक्ट क्या है, माइनर रॉक एडिक्ट क्या है, मेजर पिलर एडिक्ट क्या है, माइनर पिलर एडिक्ट क्या है। एक बार समझ लोगे तो टेंशन खत्म हो जाएगी, कभी नहीं भूलोगे। देखो, तो 13 मतलब मेजर एडिक्ट्स दिए थे, जिसमें 14 जो नियम है वो बड़े बड़े पत्थरों पे लिखे हुए हैं, तो इसको मेजर रॉक एडिक्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर रॉक एडिक्ट। तो इस 33 में से 14 जो नियम है वो कहाँ लिखे हुए हैं? बड़े बड़े पत्थरों पे। तो 33 टोटल एडिक्ट है, 14 कहाँ लिखे हुए हैं? बड़े बड़े पत्थरों पे, तो इसको हम बोलते हैं मेजर रॉक एडिक्ट। उसके बाद अगर देखोगे तो 7 जो एडिक्ट है वो पिलर्स पे लिखे हुए हैं। क्या किस पे लिखे हुए हैं? पिलर्स पे। तो मेजर पिलर एडिक्ट इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेजर पिलर एडिक्ट। मेजर पिलर एडिक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये पिलर्स पे लिखे हुए हैं। इसके बारे में कुछ और फैक्ट है जो मैंने आपको कल बताया था, वो भी बता देता हूँ। दो जो नियम है, दो जो एडिक्ट है, वो कलिंगा में लिखा हुआ है, कलिंगा एडिक्ट जिसको हम बोलते हैं। तो 2 एडिक्ट हो गया कलिंगा में, और उसके बाद बाकी के जो एडिक्ट है वो हो गया कुछ माइनर पिलर पे लिखे हुए हैं। माइनर पिलर एडिक्ट, माइनर पिलर एडिक्ट और माइनर रॉक एडिक्ट, माइनर रॉक एडिक्ट। ठीक है, तो ऐसे करके इसको समझ लो। यहां से क्वेश्चन आएगा और आप गलत कर दोगे, अगर कभी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछ दिया तो दिक्कत हो जाएगी। तो टोटल 33 ऑर्डर निकाला किसने? अशोका ने। यानी 33 लॉ बनाया, मान लो
33 क्या बनाया, लॉ बनाया। किसने, अशोका ने। अशोका महान क्यों है, क्योंकि ये पहला ऐसा राजा था जो डायरेक्ट पब्लिक से बात करता था। ये डायरेक्ट पब्लिक से बात करता था, पब्लिक से इंफॉर्मेशन लेता था और पब्लिक के लिए काम करता था। तो इसका अप्रोच वेलफेयर स्टेट था, ये वेलफेयर स्टेट का राजा था। जो आज हम वेलफेयर स्टेट पढ़ते हैं ना, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन वगैरह, ये सब हम लोग इकोनॉमी में देखेंगे अच्छे से। तो ये जो अशोका है वो उस समय वेलफेयर स्टेट को लेके आए थे जब एक मोनार्किकल रूल था। और ये और क्या कहता था कि सारे प्रजा मेरे क्या है, पुत्र है, प्रजा मेरे पुत्र है। और ये डायरेक्ट लिखता था इंस्क्रिप्शन पे, यानी ये जो लॉज है इनके फॉर्म में लिखता था कि ये सारे जो प्रजा है वो मेरे पुत्र है। तो टोटल कितने एडिक्ट है, फिर से देख लो, बोलो 33। इसमें 14 कहाँ लिखे हुए हैं, बड़े बड़े पत्थरों पे, तो उसको हम मेजर रॉक एडिक्ट बोलते हैं। 7 कहाँ लिखा हुआ है, पिलर्स पे, तो उसको हम मेजर पिलर एडिक्ट कहते हैं। 2 कहाँ है, कलिंगा में। और बाकी कुछ कुछ है, जैसे माइनर पिलर एडिक्ट में देखो रुमनदेई, आपने रुमनदेई पिलर एडिक्ट के बारे में पढ़ा है ना। ये रुमनदेई पिलर एडिक्ट कहाँ है, लुम्बिनी में है। कहाँ पे है, लुम्बिनी में है। लुम्बिनी में क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। क्या पता चलता है यहाँ से कि अशोका ने टैक्स को 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था, है ना। तो ये सारे फैक्ट मैं बता रखा हूँ, बस एक बार रिवीजन करवा रहा हूँ, एक कंफ्यूजन आपको ना हो जाए वो क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर माइनर रॉक एडिक्ट में जो है वो मेनली ये लिखते हैं कि कैसे उनका दिल परिवर्तन हुआ और वो कैसे जो है बुद्धिज्म को अपनाना चाहते थे, वगैरह वगैरह बातें। क्वेश्चन मेनली इन 14 रॉक एडिक्ट से आता है और 7 पिलर एडिक्ट से आता है, और 2 एडिक्ट जो कलिंगा में है उससे आता है, और एक रुमनदेई पिलर एडिक्ट आता है क्योंकि गौतम बुद्ध का वहां जन्म हुआ था। मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है ये मेजर रॉक एडिक्ट पिछले क्लास में। इसमें मैंने बताया था कि रॉक एडिक्ट 1 इंपॉर्टेंट है, 2 इंपॉर्टेंट है, 4 इंपॉर्टेंट है और 13th इंपॉर्टेंट है। 13th इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि भैया यहाँ पे हमें कलिंगा वॉर का मेंशन मिलता है, ठीक है। फिर मैंने पूरी कहानी बताई थी, प्लीज गो एंड विजिट दैट लेक्चर। इस लेक्चर में भी अगर मैं वो सब बताने लगा तो लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। मेरी भी कुछ मतलब ऐसे सीमाएं हैं कि मैं लेक्चर को बहुत ज्यादा लंबा तो नहीं रख सकता। अब देखो, समझो, ये तो बता दिया। अब मैंने बताया था कि अशोक अशोक महान क्यों थे, व्हाई अशोका वाज कॉल्ड अशोका द ग्रेट, क्योंकि वो इतने इंक्लूसिव रूलर थे ना कि जहां जो लैंग्वेज उस समय चल रहा था वो उसी लैंग्वेज में अपने इंस्क्रिप्शन को लिखते थे। जैसे कि जो नॉर्थ इंडिया है उसमें मेजर इंस्क्रिप्शन उन्होंने ब्रह्मी में लिखी, है ना, ब्रह्मी स्क्रिप्ट में लिखी और प्रकृत लैंग्वेज में लिखी। तो ब्रह्मी स्क्रिप्ट और प्रकृत लैंग्वेज में उसने कहा लिखी, नॉर्थ इंडिया में। उनको पता था कि जो पाकिस्तान वाला जो आज का इलाका है, जो अफगानिस्तान वाला इलाका है, वहां पे खरोष्टी स्क्रिप्ट चलती है। तो उन्होंने वहां पे 2 जो इंस्क्रिप्शन डाले वो डाले खरोष्टी में। वो इंस्क्रिप्शन 2 कौन है, मैंने आपको बताया था, मान सेहरा और शाहबाज गढ़ी। मान सेहरा एंड शाहबाज गढ़ी, मान सेहरा एंड शाहबाज गढ़ी, ठीक है ना। तो मैंने इसको ऐसे याद रखा था कि साहब का मन हुआ कि क्या करें, हम खरोष्टी में लिखे, साहब का मन हुआ खरोष्टी में लिखे। तो ये 2 याद रखना भाई, यहाँ से एकदम क्वेश्चन आएगा और ये क्वेश्चन नहीं गलत कर सकते आप। यू कांट अफोर्ड टू रॉन्ग दिस क्वेश्चन, यू कांट अफोर्ड इट। बिकॉज देखो, अगर ये सब क्वेश्चन गलत करने लगे ना तो टफ क्वेश्चन भी तो आप गलत ही करोगे, तो फिर आप कट ऑफ से पीछे रह जाओगे। ये सब क्वेश्चन आपको कट ऑफ के पास पहुंचाएगा या कट ऑफ से आगे पहुंचाएगा। ऐसा नहीं है कि अब एकदम कोई मान लो कि जैसे बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म पे हजारों लाखों किताबें लिखी गई है यार, 1-2 किताब नहीं है। हम लोग पढ़ते हैं बुद्धिज्म में 50 सेक्ट बने हैं, अलग अलग सेक्ट बने हैं। अब यूपीएससी कभी कहीं से उठा के क्वेश्चन पूछ दे तो वो मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। तो होगा किसी प्रोफेसर को पता जो बुद्धिज्म पे रिसर्च करा होगा डिटेल में, है ना, पूरी पीएचडी लगती है बुद्धिज्म पे। तो वो क्वेश्चन अगर हम सही करने जाएंगे तो हमारा खेला समाप्त, है ना, मम खेला समाप्तम। उस क्वेश्चन को फॉलो करना इज नॉट अ गुड आइडिया। क्वेश्चन किसको फॉलो करना है, जो इजी है, जहां से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। इसको गलत कर दोगे तो आपका खेला खत्म है, आपको कोई नहीं बचा सकता है। तो मेजर रॉक एडिक्ट में सॉरी हम देखते हैं कि जो स्क्रिप्ट वगैरह यूज करता था ये बड़ा इंक्लूसिव था, कि ताकि लोगों को पता तो चले क्या कहना चाह रहा है। तो इसने प्रकृत का यूज किया, खरोष्टी का यूज किया, और जो गंधार वाला इलाका है वहां पे अरमाइक और ग्रीक का यूज किया। और ऐसा इंस्क्रिप्शन है जहां 2-2 स्क्रिप्ट में एक ही बात लिखी हुई है ना, बाइलिंगुअल है वो। देखो कितना इंक्लूसिव था कि बाइलिंगुअल लिखता था, अरमाइक और ग्रीक दोनों में लिखा है, ठीक है। तो मैंने फिर टोपारा पिलर के बारे में बताया था। फिर एक कंफ्यूजन था कि ये अशोका तो जो था इसका नाम था देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। जितना भी ये इंस्क्रिप्शन, जैसे ये 14 एडिक्ट है, 14 एडिक्ट है ना मेजर रॉक एडिक्ट, इसमें इसका नाम लिखा हुआ था देवनाम प्रिय प्रियदर्शी। तो अब बहुत दिनों तक पता ही नहीं चलता था कि देव नाम प्रिय प्रियदर्शी है कौन। बहुत दिनों तक तो लगता था कि ये श्रीलंका का कोई राजा
टिस करके था, देवनाम पिए टिस, तो वही है ये। लेकिन बाद में जब इसको डेसिफर किया गया और जब 1915 में मस्की एडिक्ट मिला हमें, मस्की में माइनर रॉक एडिक्ट है, मैंने बताया ना कि कुछ कुछ माइनर रॉक एडिक्ट भी है, जैसे मस्की में है, गुर्जरा में है गुजरात में, नेट्टूर और नेटुगोप्पा कर्नाटक में है, वहां पे है। तो सबसे पहले 1915 में ये कंफर्म हुआ कि जो अशोक है वो और कोई नहीं, देव नाम पिए पियादर्शी ही, यही क्या है, सम्राट अशोक है। तब यहाँ से दवा के क्वेश्चन पूछा जाता है कि मस्की के एडिक्ट से पता चलता है कि देव नाम पिए प्रिय प्रियदर्शी किसका नाम था, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी, कहने का मतलब भगवानों को जो प्यारा हो और देखने में सुंदर हो वो अशोक है। ठीक है, तो जितने भी एडिक्ट है, जितने भी नियम है, एडिक्ट मतलब लॉ, याद रखना, जितने भी नियम है, इन सब नियम पे हमें कौन सा नाम पता चलता है, देव नाम प्रिय प्रियदर्शी। और बाकी कंफर्म कहां से होता है कि यही देव नाम प्रिय प्रियदर्शी अशोका है, मस्की से, बाद में और पता चलता है गुजरा से, निट्टूर से और नेटुगोप्पा से। तो क्वेश्चन यहां से भी पूछ देगा कि और कौन कौन से इंस्क्रिप्शन है जहां से हमें अशोक का नाम कंफर्म होता है, तो ये है भैया, एक बार इसको देख लो। फिर मैंने आपको ये सारा बता दिया। अब ये मैं कल एकदम डिटेल में याद करवाया हूं तो अभी नहीं बताऊंगा, पीडीएफ में दे दूंगा तो ये सब आपको मिल जाएगा। मैंने बताया था क्या क्या याद करना है, क्या क्या नहीं करना है। फिर कलिंगा एडिक्ट की कहानी सुनाई थी ना कि वहां इतना वॉर किया, इतना मारा, तो सोचा कि अब यहाँ पे तो कम से कम नहीं ही हम लिखते हैं 13 नंबर जो एडिक्ट है सो। उसके बाद मैंने आपको बताया था रुमनदेई पिलर पहली बार, है ना, भागा जो टेक्स्ट था उसको 16 से 1/6 से 1/8 कर दिया। फिर सेवन मेजर पिलर एडिक्ट बताया था। मैंने आपको एक चलो बता ही देता हूँ क्योंकि रिकैप है तो देख लो। 1 से लेके 14 तक जो एडिक्ट है वो हर जगह लिखा हुआ है, मतलब जो मेजर 8 जगह ये है, एक्चुअली 8 बड़े बड़े पत्थर हैं जहाँ पे ये 14 नियम लिखे गए हैं। लेकिन 13वां नंबर नियम कहाँ नहीं लिखा गया है, कलिंगा में। क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि इसमें कलिंगा वॉर का मेंशन है, कलिंगा वॉर का मेंशन है इसलिए कलिंगा में नहीं लिखा, क्योंकि वहां बहुत लोग मारे गए थे। तो यहाँ पे 2 स्पेशल नियम लिखा कि यहाँ के लोगों को सम्मान दो, यहाँ के लोगों के साथ गलत मत करो। फिर 7 जो है वो पिलर एडिक्ट है। तो अगर पूछे क्वेश्चन कि 1 से 14 तक एडिक्ट क्या सारे पत्थरों पे लिखा हुआ है, सारे मेजर रॉक पे लिखा हुआ है, नहीं, कहाँ नहीं लिखा हुआ है, कलिंगा में। अगर क्यों का क्वेश्चन पूछ दिया तो बात ही अलग है। और जो 7 पिलर है, 7 मेजर पिलर एडिक्ट है, इसका कहानी उल्टा है। यहाँ 1 से 6 तक जो नियम है वो तो सारे पिलर जो मेजर पिलर है उस पर लिखा हुआ है। एक पिलर है जहां पे सातों लिखा हुआ है और वो है दिल्ली टोपरा पिलर। वो क्या है, दिल्ली टोपरा पिलर। और दिल्ली टोपरा पिलर और क्यों इंपॉर्टेंट है मैंने आपको बताया था, क्योंकि फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी फिरोज शाह तुगलक, इसको टोपरा हरियाणा से उठा के दिल्ली ले गया था। दिल्ली मेरठ पिलर को भी वो मेरठ से उठा के दिल्ली ले गया था। और कौसम्बी इलाहाबाद पिलर जो है उसको सम्राट कौन है, अकबर, वो क्या करते हैं, कौसम्बी से इलाहाबाद ले जाते हैं। सब बता चुका हूं, इसलिए एक बार बस रिकैप करा दे रहा हूं ताकि आपको कल का वीडियो थोड़ा सा आई थिंक की क्वालिटी खराब हो गई थी, इसलिए मैं रिकैप भी करा ही दे रहा हूं, यहाँ पे लिंक बन जाए। अब चलो आगे के लेक्चर पे डिस्कस करते हैं। तो हमने चंद्रगुप्त मौर्य को भी देख लिया था। चंद्रगुप्त मौर्य आता है और सेल्यूकस निकेटर से लड़ता है, उसकी बेटी हेलेना से शादी करता है, और फिर जो है आता है हमारा बिंदुसार। बिंदुसार जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उसको कहा जाता है क्या, अमित्र घात। क्या कहा जाता है, अमित्र घात, स्लेयर ऑफ एनिमीज। इसके दुश्मन जो है वो बचते नहीं थे। इसने क्या किया, इसने इंपायर को और बड़ा किया। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो बड़ा, बहुत बड़ा इंपायर बनाया, उसको और बड़ा किया बिंदुसार, इससे भी बड़ा करेगा अशोक, है ना। अब देखो बिंदुसार से रिलेटेड मैंने सारी कहानियां बताई है, कैसे उसने एंटीओकस वन से 3 चीजें मांगी थी, स्वीट वाइन, ड्राइड फिग्स और सोफिस्ट। तो उसने 2 तो दी पर 1 नहीं दिया। और उसके कोर्ट में 2 एम्बेसडर थे, डमाइकस और डियोनेसियस। डमाइकस जो है वो कहाँ का था, एंटीओकस का था, और डियोनेसियस जो था वो पोटलेमी, इजिप्ट का था। अब देखो आजीविका सेक्ट को इसने पैट्रोनेज दिया और लास्ट में जो है इसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु से पहले एक प्रोफेसी हुई जिसको किया था किसने, पिंगलवत्स ने। और पिंगलवत्स जो है वो प्रोफेसी करता है कि अशोक जो है वो अशोका द ग्रेट बनेगा। अब ऐसी कहानियां हैं, अब सही है कि गलत है आई डोंट नो। अब देखो, अब यहाँ से आज का लेक्चर स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो देखो अब बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। अब बिंदुसार की मृत्यु कब होती है, 273 बीसीई में। बिंदुसार की मृत्यु कब होती है, 273 बीसीई में। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसके 4 साल बाद, इसके 4 साल बाद अशोक जो है वो थ्रोन पे बैठते हैं। तो इन 4 सालों तक क्या हुआ, 273 से लेके 269 तक 4 सालों में क्या हुआ। एक्चुअली जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो बिंदुसार के बहुत सारे बेटे थे। अब बिंदुसार के ऐसा एक क्रॉनिकल है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं
तो जो श्रीलंकर क्रॉनिकल है, या जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, वो कहता है कि अशोका अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा था। हिस्टोरियन इसको मिथ बताते हैं या एग्जेजरेटेड फैक्ट बताते हैं, ताकि बुद्धिस्ट टेक्स्ट ये शो कर पाए कि अशोका पहले कितना क्रूएल था और बुद्धिज्म में आने के बाद कितना अच्छा बन गया, पर इसको रिजेक्ट करते हैं। तो आपने सुना होगा कि 99 भाइयों को मार के ये राजा बने, पर 99 को तो नहीं, लेकिन एक राजकुमार था जिसका नाम सुसिम था। क्या था? सुसिम। तो सुसिम जो था वो बड़ा बेटा था बिंदुसार का, और अशोका का जो हाफ ब्रदर था, स्टेप ब्रदर था। अब अशोक जो है वो क्यों, अब एक रूल होता है ना कि बड़ा बेटा राजा बनेगा, लेकिन अशोक क्यों बना, उसके पीछे का रीजन देख लो। एक मिनिस्टर था जिसका नाम था राधागुप्त। ये राधागुप्त कौन है? ये चाणक्य के बाद जो मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बना, वो राधागुप्त बना। अब राधागुप्त जो है वो देखा कि सुसिम थोड़ा शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान है, ये साम्राज्य को खराब कर सकता है, तो उसने सुसिम को सपोर्ट ना करके अशोक को सपोर्ट कर दिया, और उसके बाद युद्ध हुई। 4 सालों तक ऐसा माना जाता है कि युद्ध चला। अब फिर उसमें बहुत सारे लीजेंड है, पर हमको याद क्या रखना है, ध्यान में रखो। पहला, बिंदुसार का बड़ा बेटा का नाम था सुसिम। क्या था? सुसिम। सुसिम को राजा किसने नहीं बनने दिया? राधागुप्त ने। किसने? राधागुप्त ने। राधागुप्त कौन था? प्राइम मिनिस्टर था। और इसने किसको सपोर्ट किया? अशोक को। क्यों? क्योंकि अशोक जो था वो अपना जो ब्रेवरी है वो पहले दिखा चुका था। कहाँ दिखा चुका था, याद करो। मैंने बताया था बिंदुसार के रेन में तक्षशिला में एक रिवोल्ट हो गया था, और उस समय अशोक जो था वो उज्जैन का गवर्नर था या वायसराय था। उसको भेजा गया कि तुम जाओ और वहां पे जो है रिवोल्ट को दबाओ। रिवोल्ट क्यों हुआ था? दुष्ट अमित्याज के कारण। दुष्ट अमित्या कहने का मतलब क्या हो गया कि जो करप्ट मिनिस्टर है। अशोक वहां पे गया और शांति पूर्वक उस रिवोल्ट को खत्म करके और अपनी कामयाबी को दिखाया। ये सब देखा कौन? राधागुप्त। और सपोर्ट किसको किया? अशोक को। तो अशोक के बारे में अब थोड़ा सा देख लेते हैं। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार, ऑब्वियसली। उनकी माता का नाम, क्योंकि बिंदुसार की भी बहुत सारी वाइफ होंगी ना, तो उनकी माता का नाम सुभद्रांगी था। क्या था? सुभद्रांगी। देखो, उसके पिता का नाम क्या था? बिंदुसार। माता का नाम क्या था? सुभद्रांगी। और इसने देवी नाम की एक महिला से शादी करी थी, और इससे इसके 2 बच्चे हुए, महेंद्र और संघमित्रा। और यही महेंद्र और संघमित्रा को कहाँ भेजेगा? साइलोन। कहने का मतलब श्रीलंका। किस चीज के लिए? बुद्धिज्म का प्रचार करने के लिए। और यहीं से जो पूरा का पूरा श्रीलंका है वहां पे बुद्धिज्म फैलेगा। ये 99 ब्रदर का एक लीजेंड है जिसको हिस्टोरियन नहीं मानते हैं। आगे देखो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अशोक के जीवन में हुआ, वो हुआ उसके 8th रेगनल ईयर में। कुछ रेगनल ईयर याद करने हैं। पहला हो गया आपका 8th रेगनल ईयर। क्या हो गया? 8th रेगनल ईयर। दूसरा हो गया 10th रेगनल ईयर। क्या हो गया? 10th रेगनल ईयर। और तीसरा हो गया 20th रेगनल ईयर। क्या हो गया? 20th रेगनल ईयर। रेगनल ईयर कहने का मतलब जो कोरोनेशन होता है, जैसे फॉर एग्जांपल 269 में कोरोनेशन हुआ इसका, ये सम्राट बने। 269 में जब ये सम्राट बनेंगे तो उसके 8 साल बाद यानी 261 में ये कलिंगा पे अटैक करेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि अशोक ने अपने कौन से साल में कलिंगा पे अटैक किया था? तो वो अपने राज्य के 8वें साल में कलिंगा पे अटैक किया था। 10वां इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि 10th रेगनल ईयर में ये कहा जाते हैं? उड़ुवेला, यानी कि बोध गया। कहा जाते हैं? बोध गया। बोध गया क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पे गौतम बुद्धा को क्या मिला था? निर्वाण। क्या मिला था? निर्वाण। और यहाँ पे जो है वो इस प्लेस को जो है बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू है बुद्धिज्म में। तो 10th रेगनल ईयर में कहा गए? बोध गया। 20th रेगनल ईयर में कहा गए? लुम्बिनी। कहा गए? लुम्बिनी। क्या किया? मैंने आपको कहानी बता रखी है। रोमनदेई पिलर इंस्क्रिप्शन बनवाया, टैक्स को कम किया। तो 8th रेगनल ईयर में क्या हो गया भैया? अब देखो, समझो, यहाँ से कहानी समझो। चंद्रगुप्त और बिंदुसार ने मिलके ना इधर तक्षशिला को जीत लिया, अवंती को। मैंने आपको पूरा कहानी बता रखा है, याद करो बिंबिसार क्या क्या चीज जीता था। बिंबिसार कितना होशियार आदमी था। महाकोशला देवी से शादी करता है, चेलन्ना से, खेमा से। उसके बाद जो है सबसे पहले वो अंगा को एनेक्स करके एक मतलब महाजनपद को मिला लेता है। फिर अजात शत्रु आता है, वज्जी एम्पायर को मिला लिया, कोसल को मिला लिया, है ना, काशी को मिला लिया। उसके बाद आया आपका शिशुनाग, उसने सबसे मेजर अवंती को हरा के उसको अपने अंदर मिला लिया। और फिर धीरे 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 साम्राज्य इसका बढ़ता गया। और जो मगध साम्राज्य था उसने लगभग लगभग सारे आसपास के जितने भी महाजनपद है उनको अपने में मिला लिया। महापद्मनंद के समय में हमें पता चलता है कि वो एक मतलब द सोल मोनार्क बन गया। उससे बड़ा कोई इंपायर बिल्डर नहीं रहा इंडिया में उस समय में। और धनानंद के टाइम तक आते आते लगभग लगभग इंडिया जो है वो मगध इंपायर के अंदर में चला गया था। चंद्रगुप्त मौर्य इसको और कंसोलिडेट करते हैं, बिंदुसार और कंसोलिडेट करता है। अशोका के समय समय तक सब कुछ मगध के पास था, एक चीज नहीं था। क्या नहीं था? कलिंगा। क्या नहीं था? कलिंगा। अब कलिंगा इंपॉर्टेंट क्यों है, समझो। कलिंगा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कोस्टल इलाका है।
और कोस्टल इलाका है तो यहाँ पे ट्रेड होगा, यहाँ पे पोर्ट होगा। तो पोर्ट होगा तो अब देखो ये वाला पूरा का पूरा पार्ट कलिंगा का है। अब यहाँ पे बहुत सारे पोर्ट है और इस पोर्ट से एक्सेस मिलता था थाईलैंड का। उस समय थाईलैंड को क्या बोलते थे? सुवर्ण धरती या सुवर्ण नगरी बोलते थे उसको। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो है सोने का लैंड इसको माना जाता था। तो इस पोर्ट का एक्सेस चाहिए था, है ना, ताकि पूरा का पूरा एम्पायर जो है वो कंसोलिडेट हो पाए। तो अब इस पे अटैक करेंगे अशोक। अच्छा, जब मैं ये बता रहा हूँ तो एक और चीज याद करा देता हूँ आपको यहाँ पे, है ना। देखो लिंकेज करके पढ़ोगे तभी आपको ना ये फैक्ट याद रहेंगे। फैक्ट याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब आप इसको लिंक करोगे तो कहानी के फॉर्म में याद हो जाएगा। अब मैं जब कलिंग की बात करूंगा और आपके मन में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन नहीं आया तो मतलब पढ़ाई बेकार है। तो कलिंग की बात करूंगा तो क्या आएगा मन में? हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन किसका था? खारावेला किंग का था। खारावेला किंग उस इंस्क्रिप्शन में क्या लिखता है कि पहला विक्ट्री जो कलिंगा पे पाया है वो महापद्म पद्म नंद है। महापद्म नंद क्यों है? क्योंकि यहाँ से दो चीजें हैं। पहला कि वो एक जीना का आइडल लेके चला गया था और दूसरा कि यहाँ तनुसूलिया कैनल बनवाया था। तो देखो जैसे ही कलिंगा का नाम आपके दिमाग में आए तो दो तीन चीजें कटाक से क्लिक कर देनी चाहिए। पहला कि कलिंगा से याद रखना है खारावेला रूलर। खारावेला का रूलर कलिंगा का जो रूलर था खारावेला, उसने क्या बनवाया? हाथी गुम्फा। हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। और यहाँ से हमको डिटेल पता चलता है। दूसरी बार कलिंगा पे अटैक कौन करेगा? अशोक। कौन करेगा? अशोक। और ये अटैक बहुत ही डेडली होगा। इतना डेडली होगा कि इसमें बहुत लोग मर जाएंगे। लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग मर जाएंगे, 1.5 लाख से ज्यादा लोग घायल हो जाएंगे। वहां एक रिवर बहती थी जिसका नाम था दया रिवर, वो लाल हो गई थी लोगों के खून से। अब इस कार्नेज को, इस इतने बड़े डेडली वॉर को देखा, विटनेस किया अशोक जब, तो उसका दिमाग खराब हो गया। बोला कि यार युद्ध में तो सिर्फ सैनिक नहीं मरे ना, जो मार रहे थे वो नहीं मरे, युद्ध में मरे बच्चे, युद्ध में मरे स्त्रियां मरी, लड़की मरी, लड़के मरे, इनोसेंट लोग मरे। और यही टर्निंग पॉइंट हुआ अशोका के जीवन में। और यहाँ से अशोका घूम जाता है पूरा। और इसी को हम बोलते हैं कि अशोका टर्न्ड फ्रॉम बेरी घोष टू धम्म घोष। बेरी घोष कहने का मतलब दी साउंड ऑफ ड्रम। साउंड ऑफ ड्रम। साउंड ऑफ ड्रम कहने का मतलब क्या होता है कि जब युद्ध होता है तो नगाड़े बजते हैं। तो वो बेरी घोष से कन्वर्ट कर गया किस चीज में? धम्म घोष में। और इस चीज का मेंशन हमको मिलता है मेजर रॉक एडिक्ट 13 में। मेजर रॉक एडिक्ट 13 में। तो मैंने सब बता दिया। लाख लोग मर गए, 1.5 लाख लोग कैप्चर हुए, वहां पे बहुत बड़ी भूखमरी आ गई, इतने लोग मरे कि डिजीज फैल गया, उससे और ज्यादा लोग मर गए। अशोका को बहुत तकलीफ। क्यों तकलीफ हुई? कि भैया ये हमने क्या कर दिया। और यहीं से वो क्या करते हैं कि अपने आप को चेंज करते हैं। अब देखो क्वेश्चन आपको फंसाएगा कहाँ पे, कि जब अशोका का हृदय परिवर्तन हो गया तो क्या वो आर्मी को अबेंडन कर देंगे कि अब हमें आर्मी नहीं चाहिए, अब हम जो है सो सब कुछ छोड़ छाड़ के धर्म के रास्ते पे जाएंगे? नहीं, क्वेश्चन यहाँ से आ चुका है इसलिए बता दे रहा हूँ। जब अशोका को पता चला या उनको जब रियलाइज हुआ कि धम्म का रास्ता अपनाना है, फिर भी उन्होंने आर्मी को अबेंडन नहीं किया। तो आर्मी अभी भी थी और कलिंगा को उन्होंने जीता और कलिंगा को मगध इंपायर में मनाया, मतलब मिलाया। और वहां पे एक कैपिटल बनाया जिसका नाम है टोसाली। क्या नाम है? टोसाली। तो अब अगर आप देखोगे तो पूरा जो मगध साम्राज्य है वो 5 भागों में डिवाइड हो जाएगा, है ना। एक तो मगध यानी पाटलिपुत्रा का इलाका हो गया, एक जो हो गया आपका तक्षशिला वाला इलाका हो गया, एक बीच में उज्जैन वाला, एक दक्षिण पथ हो गया। अभी हम पांचों जो प्रोविंस है उसको डिस्कस करेंगे और सारा मतलब जितना भी उससे रिलेटेड मंत्री पद हो गया सब कुछ देखेंगे। सो नाउ सी, अब देखो मैंने आपको ये सब कुछ बता दिया है। अब डिबेट है, ठीक है ना, कुछ कुछ डिबेट है लेकिन हम उतने में नहीं जाएंगे। अब एक बार अशोका बैठे हुए थे अपने घर में, है ना, इन सब चीज के बाद, और वो अपने खिड़की से बाहर देखे तो एक 7 साल का बच्चा था जिसका नाम था निग्रोध। तो निग्रोध नाम का जो बच्चा था वो बुद्धिस्ट मॉन्क बन गया था। छोटा सा बच्चा था और मॉन्क था और बहुत शांत, बहुत काइंड और बहुत एकदम अच्छे दिल वाला बच्चा था। तो ऐसा कहा जाता है कि अशोका जो है उस बच्चे को देख के इन्फ्लुएंस हो गए और उन्होंने जो है बुद्धिज्म को अपना लिया। और उनके एक गुरु थे, उसके बाद ये भी कहा जाता था उनके एक गुरु थे जिनका नाम था उपगुप्त। क्या नाम था? उपगुप्त। और इस उपगुप्त ने इनको बताया और फाइनली इनको बुद्धिज्म जो है उसमें कन्वर्ट किया, बुद्धिस्ट संघ में ज्वाइन करवाया। तो निग्रोध और उपगुप्त रिलेटेड है। तो क्वेश्चन अगर आ गया कि किसके इन्फ्लुएंस में वो आके बने, तो निग्रोध और उपगुप्त, जो दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहे तो क्लिक कर लेना, है ना। ठीक है। तो पहला 2.5 साल तक वो उपासक का मतलब वो कैटेगरी में रहते हैं। उपासक मैंने आपको बताया था, याद करो सब टर्म बता चुका हुआ ना, उपसंपदा, उपोस्था, उपासक, परिव्राजक और जितने भी टर्मिनोलॉजी बुद्धिज्म से रिलेटेड है आई हैव
मेड इट क्लियर और कंसेप्चुअली बहुत क्लियर कर दिया था। तो उपासक मतलब ले फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म होता है। तो 2.5 साल तक उपासक रहे और उसके बाद जो है वो एकदम जेलस संघ में, मतलब एकदम कि अब वो एग्रेसिवली एग्रेसिवली मतलब मार काट के नहीं, वो अच्छे से प्यार से लोगों को समझा के जो है बुद्धिज्म में कन्वर्ट कराने का काम करते हैं। ठीक है। और भी चीजें करी कि जैसे उन्होंने जो है विहार यात्रा को जो है वो धम्म यात्रा में कन्वर्ट कर दिया। जैसे राजा महाराजा हंटिंग वंटिंग पे जाते थे, है ना, तो ये सब जो प्लेजरस काम है इसको कन्वर्ट करके वो धम्म यात्रा करते हैं। और पहला धम्म यात्रा 10th रेगनल ईयर याद करो कहाँ, संबोधि। कहाँ पे है ये संबोधि? बोध गया में। तो वहां पे गए, यहाँ पे क्या हुआ था, गौतम बुद्धा को निर्वाणा की प्राप्ति हुई थी। और 20th रेगनल ईयर में ये लुम्बिनी जाते हैं। सारी कहानी मैं बता चुका हूँ। अब देखो, अब अशोका का जो धम्म था उसका एक बार कंसेप्ट और नेचर हम पढ़ लेते हैं। आप अगर पूछोगे कि सर क्या अशोक का जो धम्म था वो कोई रिलीजियस प्रिंसिपल था, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है ना। बुद्धिज्म मैंने आपको बताया था ना कि बुद्धिज्म में भी क्या है कि आपको अष्टांगिक मार्ग फॉलो करना है ना, शिला, प्रज्ञा और समाधि, याद करो उसको। जैनिज्म में क्या है, त्रिरत्ना है ना, कि आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए, फेथ होना चाहिए, कंडक्ट अच्छा होना चाहिए। तो जैनिज्म हो गया, बुद्धिज्म हो गया, हिंदुइज्म तो खैर और भी बड़ा रिलीजन हो गया, इस्लाम हो गया, इन सब का अपना कोर प्रिंसिपल है ना। कोर प्रिंसिपल, अगर आप इस चीज को फॉलो करते हो तो आप इस धर्म के अनुयायी हो, नहीं करते हो तो नहीं हो। लेकिन अशोक का धर्म ऐसा नहीं था, ये डॉगमेटिक फेथ नहीं था कोई कि आपको मतलब कि एकदम ये नहीं करोगे तो आप नहीं। बस ये इंसानियत की बातें करता था, ये सिविल कोड था कि जैसे बड़ों का आदर करना चाहिए, बच्चों को प्यार करना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए। अब ये किसी धर्म का पार्ट थोड़ी है, ये तो हमारा मोरल कंडक्ट है ना। अगर हम चोरी कर रहे हैं तो पता है किसी का नुकसान करेंगे, गलत बात है। सो देयर इज समथिंग कॉल्ड मोरल एंड इमोरल। तो बस ये धम्म जो था और कुछ नहीं था, बस मोरल कंडक्ट था। क्या क्या था इसमें देख लो ना। तो ओबीडियंस टू एल्डर, है ना, ह्यूमन ट्रीटमेंट, सबको दया भाव से देखो, जो दास है, जो स्लेव है, जो सर्वेंट है, उसके साथ अच्छा ट्रीटमेंट करो, इंटरफेथ हार्मनी को बढ़ाओ। जो बातें आज समझनी चाहिए थी हमें, जिसके कारण पूरा सोसाइटी डिवाइडेड है, रिलीजन और पता नहीं क्या क्या के नाम पे मार काट सब चल रहा है, वो मतलब कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम अशोका। अशोका सेड लाइक 3000 ईयर बिफोर कि व्हाई आर यू नो फॉलोइंग सम रिलीजियस सेक्ट, फॉलो द मोरल कंडक्ट। धम्म नीति इसी को कहते हैं, धर्म इसी को कहते हैं। एक्चुअली धर्म का मतलब ड्यूटी होता है, और हम धर्म का मतलब रिचुअल समझ लेते हैं, है ना। और अगर आपको ये मोरल बात समझने के लिए किसी धर्म की जरूरत पड़ती है, मतलब आप इंसान ही ठीक नहीं हो। सो you do not need this type of preaching from any संत, you just need to follow some rules, है ना। चोरी नहीं करना है, अच्छे से सबको ट्रीट करना है, किसी का बुरा नहीं करना है। तो धम्म का मतलब यही था। तो यूनिवर्सल सिविक कोड था, यूनिवर्सल कहने में तो सबको फॉलो करना है। और ये क्या करते हैं, इस चीज को ऑर्डर की तरह पास करते हैं अशोका कि तुमको करना है ना। अब देखो, पिलर्स ऑफ बिहेवियर है, क्या क्या है, अहिंसा है, दया है ना, दान है, सत्य है, सोच है। और रूट सोर्स इसका क्या है, रूट सोर्स हमें कहाँ से पता है, इस चीज के बारे में पता है तो सिग्लोवादा सूत जो है उससे हमें पता चलता है इसके बारे में। ठीक है। अब देखो आगे देखो। अब मैंने आपको बताया ना कि 2.5 साल तक ये उपासक रहे और उसके बाद ये निकल गए मिशन पे। किस चीज पे निकल गए? मिशन पे। मिशन पे कहने का मतलब क्या हुआ कि अब ये जो है वो अलग अलग जगहों पे बुद्धिज्म का प्रचार करने लगे 2.5 साल के बाद। तो सबसे पहला प्रचार इन्होंने कहाँ किया? सबसे पहले तुम देख लो कि सबसे पहला प्रचार कहाँ किया, साइलोन में यानी श्रीलंका में। वो अपने बेटे महिंद्रा को और बेटी संघमित्रा को भेजा कि जाओ और वहां प्रचार प्रसार करो बुद्धिज्म का। और उसके बाद जो है ये इन्होंने हेलेनिस्टिक वर्ल्ड, मैंने आपको बताया था कि ये जो पूरा का पूरा इलाका था, है ना, चाहे ग्रीक का हो गया, पर्सिया का हो गया, ये आज के डेट का ईरान, इजिप्ट वगैरह, इन सब का जो पूरा इलाका था, यहाँ पे किंग था। तो 5 इंपॉर्टेंट किंग है जिसका मेंशन हमें मेजर रॉक एडिक्ट 13 में मिलता है, जहाँ पे इन्होंने मिशन भेजे थे। एंटियोकस टू सीरिया का था, पोटलेमी टू फिलाडेल्फस इजिप्ट का था, एंटीगोनस जो था वो मैकेडोनिया का था जो ग्रीक का साम्राज्य था, मगास और अलेक्जेंडर ऑफ एपिरियस। तो हो सके तो इसको याद कर लेना कौन कौन सा राजा था, एंटियोकस, पोटलेमी, एंटीगोनस, मगाज और अलेक्जेंडर। ठीक है, क्योंकि यहाँ से ना क्वेश्चन पूछा जा सकता है और बार बार जो है मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ आपके लिए। ठीक है, तो 5 किंगडम, हेलेनिस्टिक वर्ल्ड कहने का मतलब जो पर्सिया और ग्रीक का जो पूरा का पूरा इलाका था उसको हेलेनिस्टिक वर्ल्ड कहते हैं, है ना। मैंने आपको पढ़ाया था कि इसी का जो है असर जो है हमारे यहाँ पे जो है पड़ता है गंधार आर्ट में। गंधार आर्ट जब मैं आपको बताऊंगा तो बताऊंगा कि कैसे यहाँ का जो
स्कल्पचर मेकिंग है या स्टैच्यू मेकिंग है, उसका असर पड़ता है और बुद्धा का नया नया इमेज बनता है। कुषाण के समय में हम इसको समझेंगे, है ना। और हिमालय मतलब कि जो ये वाला पूरा इलाका है, तिब्बत वाला, हिमालय वाला, यहाँ भी मध्यमा को भेजा और अलग अलग है। तो ये तो अगर नहीं भी याद करोगे तो चलेगा। साइलोन में किसको भेजा था याद रखना, और एक बार हेलेनिस्टिक वर्ल्ड वाला याद रखना, क्योंकि हमें मेजर रॉक एडिक्ट 13 से पता चलता है। अब इन्होंने धम्म महामंत्र का पोस्ट बनाया। धम्म महामंत्र क्या होता है कि जो धर्म को फैलाएगा, और ये पोस्ट जो है इन्होंने अपने 13th रेगनल ईयर में बनाया था, और हमें ये मेजर रॉक एडिक्ट 5 से पता चलता है। मेजर रॉक एडिक्ट जब मैं आपको पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था, ठीक है। इसका फंक्शन था मोरल कोड को प्रोपेगेट करना, रिलीजियस हार्मनी बनाना। कहने का मतलब इन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट बना दिया कि भैया ये जो अच्छी अच्छी काम है इसको करने के लिए आप लोगों को ऐसे प्रेरित करो, प्रोत्साहित करो, है ना। और इन्होंने फीमेल कैडर भी बनाया था। इन्होंने स्त्री अध्यक्ष महामात्र बनाया था कि वुमेन वेलफेयर पे काम हो सके। ये आगे हम मिनिस्टर में भी आगे देखेंगे, लेकिन ये कुछ पोस्ट थे, जैसे राजुका का पोस्ट है वो अशोका ने क्रिएट किया। अब देखो यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन हम बना लेते हैं। मौर्यन एम्पायर है, अब देखो मगध था, धनानंद के बाद जो है मौर्यन एम्पायर आया, तो मगध का अपना कोई एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होगा, लेकिन उसमें ओवरहाउलिंग करते हैं कौन? कौटिल्य। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो पूरा का पूरा जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसमें एक ओवरहाउलिंग करते हैं, यानी उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करके वो पूरा सिस्टम, डिपार्टमेंट, जैसे 8 तीर्थ बनाता, तीर्थास बोलते हैं, तीर्थ मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट का मुखिया। जैसे आज कैबिनेट मिनिस्टर हो गया, तो आज कैबिनेट में है ना भाई पोर्टफोलियो सिस्टम। ये पॉलिटी पढ़ेंगे तो समझेंगे इसमें पोर्टफोलियो सिस्टम कब आया था। तो पोर्टफोलियो कहने का मतलब जैसे डिफेंस का पोर्टफोलियो है, कम्युनिकेशन का है, एडुकेशन का है, पंचायती राज का है, तो अलग अलग पोर्टफोलियो है। तो उसका एक कैबिनेट मिनिस्टर होता है, फिर उसके अंदर डिपार्टमेंट होता है। तो कौटिल्य ने ऐसे 18 जो है वो कैबिनेट पोस्ट बनाए थे, जिसको तीर्थास कहता था। उसके अंदर 27 अध्यक्ष बनाए थे, जो आज के डेट के हो गए आपके सेक्रेटरी वगैरह हो गए। तो समझो, तो मगध का पूरा एक स्ट्रक्चर होएगा, उसको कौटिल्य ने चेंज किया, और वो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसी स्ट्रक्चर से चल रहा था। अब अशोक जो है उनके दिल में परिवर्तन हुआ, तो वो कुछ नया नया पोस्ट ऐड करेंगे जहां से क्वेश्चन पूछता है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो एक पोस्ट किसका है? धर्म महामात्र का है। एक पोस्ट स्त्री अध्यक्ष महामात्र का है। धर्म महामात्र क्या कहता था? ये मोरल कोड को लोगों तक पहुंचाने का काम करता था, और स्त्री अध्यक्ष महामात्र क्या करता था? ये विमेन वेलफेयर पे काम करता था। आगे देखो, है ना। अब पूरा का पूरा जो मंत्री परिषद है वो काम कैसे करता था, इस चीज को एक बार हम देख लेते हैं। सेंट्रलाइज्ड इंपेरियल मोनार्की थी सबसे पहली बात। जो पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर था वो एक सेंटर से चलता था, ऐसा नहीं जैसे कि आज हम पढ़ते हैं ना फेडरलिज्म, है ना। तो फेडरलिज्म में क्या वो पढ़ते हैं कि एक सेंटर होता है, उसके अंदर स्टेट होते हैं, सेंटर की भी अपनी ऑटोनॉमी है, ये भी इंडिपेंडेंट है, स्टेट भी ऑटोनॉमी है ना। सेवेंथ अगर आप शेड्यूल देखोगे तो सेंटर के पास अपने नियम बनाने के दायरे हैं, स्टेट के पास अपना नियम बनाने का दायरा है। लेकिन ये जो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन था ये सेंट्रल था, यानी एक जगह से कमांड होता था, एक सुप्रीम किंग था, और बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए चीजें डिवाइडेड थी, ठीक है। और ये ऑटोक्रेटिक पैटर्नलिज्म था, कहने का मतलब कि था ऑटोक्रेसी, था काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप, लेकिन ऐसा डिक्टेटरशिप जहां पे डिक्टेटर अपने आप को पिता बताता है प्रजा का, यानी भलाई का काम करता है। उसके बाद है कि रॉयल डिक्री, जो पूरा का पूरा नियम कानून है वो रॉयल इंपीरियल ऑर्डर से चलता था। देखो, सोसाइटी जो इंडियन सोसाइटी मेनली गवर्न हुई है ना, वो धर्म से हुई है, ठीक है ना। धर्म बोलता है, जैसे हमारा मनुस्मृति था, है ना। मनुस्मृति है, जितनी भी स्मृतियां हैं, अब उसमें बहुत सारी खामियां थी, जाति भेद तो क्या भेद, तो बहुत सारी। मैक्सिमम तो रिलीजन क्या है? मिसोजिनिस्ट है, महिला विरोधी है। मैक्सिमम रिलीजन जो है वो अपर, जिसके पास पावर है, जो हायर स्टेटस का लोग है, उसको ही सपोर्ट करता है। तो मेनली जो है वो धर्म, जो स्मृति थी उससे सोसाइटी चल रही थी। कौटिल्य ने कहा ऐसा नहीं होएगा, होगा क्या भाई? इंपीरियल ऑर्डर से चलेगा। धर्म से भी ऊपर क्या है? धर्म से ऊपर क्या है? इंपीरियल ऑर्डर है। तो मेनली जो मॉडर्न सोसाइटी थी वो इंपीरियल ऑर्डर से चलती थी, और मतलब कस्टमरी लॉ या रिलीजियस स्क्रिप्चर उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे। और जो है मेन इसका जो स्तंभ था, जिसको आज भी हम अपने इंडियन सोसाइटी में देखते हैं कि ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही। तो ये मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन का एक प्रकार से पिलर था कि पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो ब्यूरोक्रेट्स चलाते थे। आज के टाइम में भी क्या होता है? सारा सिस्टम कौन चला रहा है? ब्यूरोक्रेट ही तो चला रहा है। नियम कौन बना रहा है? आईएएस और ये सारे ऑफिसर ही तो बना रहे हैं ना, मंत्री थोड़ी नियम बनाता है। तो अब इसको हम समझेंगे। अब मंत्री परिषद था, एक राजा के पास एक मंत्री परिषद होगा, उसमें एक एडवाइजरी काउंसिल थी, जो हायर काउंसिल के मिनिस्टर थे, वो किंग को जो है वो डे टू डे अफेयर में कि कैसे साम्राज्य चलाना है उसमें एडवाइस करते थे। एक इनर कैबिनेट था,
इसके अंदर आज के डेट से कंपेयर करो ना, देखो मैं कंपेयर करके बताता हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो समझने में। जैसे किंग मान लो मोदी जी हो गए, है ना, हमारे मोदी जी तो किंग ही है वैसे, तो किंग हो गए हमारे मोदी जी, है ना, क्योंकि किंग क्यों है, क्योंकि भैया देखो डेमोक्रेसी में क्या होता है कि यू आर बीइंग इलेक्टेड सो यू हैव टू टेक एडवाइस। अब जो मिनिस्टर होता है ना, वो उतना भी लो पोस्ट का नहीं होता है जितने लो पोस्ट का आज के डेट में है। खैर दिस इज अ टॉपिक दैट वी विल टॉक अबाउट इट इन पॉलिटी क्लास कि व्हाई दिस इज अ प्रॉब्लम इन खासकर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। अब देखो समझो इस चीज को, तो एक राजा हो गया किंग मोदी जी, और इनके एक बड़ा सा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया जिसमें बहुत सारे मिनिस्टर होंगे 15% के आसपास जो, खैर मैं पॉलिटिक्स में बार बार चला जा रहा हूँ पर ठीक है इसको बाद में देखेंगे। तो एक बड़ा सा ग्रुप होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा, उसमें एक छोटा सा ग्रुप होगा, है ना, जो पावरफुल होगा, तो इसको हम बोलते थे इनर कैबिनेट या मंत्री। तो मंत्री ना बोलते हैं या मंत्री बोलते हैं, ये एक इनर कैबिनेट हो गया। ये डे टू डे अफेयर में किंग को इंफॉर्मेशन देता था और बाकी इनका एक बड़ा सा एडवाइजरी काउंसिल भी था, ठीक है। अब देखो सैलरी वगैरह के बारे में बार बार डिस्कस किया जाता है कि जो मौर्यन एम्पायर था ना, उसमें जो हाईएस्ट सैलरी थी वो 48,000 पन था और जो लोएस्ट सैलरी था वो 60 पन था। तो कहने का मतलब इनइक्वालिटी तो बहुत थी सोसाइटी में। खैर आज भी इनइक्वालिटी उससे ज्यादा ही होगी, पर देख लो मतलब जो हाईएस्ट मंत्री थे उनको 48,000 पन मिलता था और लोएस्ट कलर को 60 पन मिलता था। अब देखो समझ गया आई थिंक, बहुत ज्यादा इसमें है नहीं, जहां समझने को होगा वहां समझाऊंगा। अब देखो जो कौटिल्य साहब है, उन्होंने पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए 8 तीर्थ बनाए थे, 8 तीर्थास बनाए थे। इस सॉरी सॉरी आई एम सो सॉरी 18 तीर्थास बनाए थे। कितने तीर्थास बनाए थे? 18 तीर्थास बनाए थे। इन 18 तीर्थास का काम था कि अलग अलग डिपार्टमेंट को हेड करना। जैसे कि जहां से क्वेश्चन आता है उसको मैं बता दे रहा हूं, क्योंकि 18 का नाम याद करना ठीक नहीं है, वहां से क्वेश्चन नहीं आया तो नहीं याद करेंगे। लेकिन समहर्ता से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। समहर्ता का काम क्या था? कलेक्टर जनरल ऑफ रेवेन्यू। ये जो रेवेन्यू है, जो पैसा है, उसको कलेक्ट करने का काम करता था। तो आज जो हमारा डीएम का काम है, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, या इसको हम क्या बोलते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। तो कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू था, तो ये एक समहर्ता था। ये तीर्थास में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तीर्थ कौन था? समहर्ता का। इसका मेन काम था कि जो रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट हो रहा है उसका पूरा हिसाब रखना। और एक सन्निधता था। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है, क्वेश्चन पूछ देगा सन्निधता का, अब मार के आ जाओगे कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू, नहीं। एक था समहर्ता। समहर्ता कहने का मतलब ये कलेक्टर था, आज भी कलेक्टर को समहर्ता ही कहते हैं ना। कलेक्टर का क्या नाम था? समहर्ता। तो इसका नाम कलेक्टर है तो इसका काम भी कलेक्टर का था, ये रेवेन्यू कलेक्ट करता था। और एक है सन्निधता, जो ट्रेजरी ऑफिसर था। इसका काम था कि जो पैसा अब आ गया है ट्रेजरी में, वो कहां कहां खर्च होगा उसका ब्यौरा जो है वो कौन देता था? सन्निधता। तो ये कंफ्यूजन वाला पार्ट है, इसलिए अच्छे से क्लियर कर दे रहा हूं। बाकी तो नाम से आपको पता चल जाएगा, बता ही दे रहा हूँ अभी सब कुछ मैं। जो इंपॉर्टेंट तीर्थाज हैं उनको मैं डिस्कस कर दे रहा हूँ। बाकी बाकी 18 तीर्थ याद कर, अब 18 तीर्थ याद करोगे तो 27 अध्यक्ष भी याद कर लो, फिर तो इतना हमारे बस का नहीं है याद करना। एक लिमिट होती है हमारा जो ये मेमोरी है, यहाँ पे भी तो कुछ होएगा ना कि कितना जाएगा कितना नहीं जाएगा, तो सब कुछ नहीं डाल लेना है। जो डालना है वो मैं बता रहा हूँ क्लास में। देखो तो एक हो गया समहर्ता। समहर्ता का नाम समहर्ता क्यों है? क्योंकि कलेक्टर है किसका? रेवेन्यू का। फिर आ गया सन्निधता। सन्निधता क्या है? चीफ ट्रेजरी ऑफिसर है। सेनापति का नाम बताने का जरूरत नहीं है, कमांडर इन चीफ को सेनापति। आज का हमारा सीडीएस हो गया ये, है ना, है ना, ये आज का हमारा क्या हो गया? सीडीएस। व्यवहारिका का नाम था चीफ सिविल जज को व्यवहारिका कहते हैं। सिविल जज जो था उसका काम मेनली होता था कि शादी ब्याह डिवोर्स वगैरह प्रॉपर्टी वगैरह से रिलेटेड जितना भी काम होता था वो व्यवहारिका था। प्रदेष्टा कहते हैं क्रिमिनल जज को। अभी हम देखेंगे कंटक शोधन और धर्मस्थिया दो कोर्ट था, अभी देखेंगे हम। तो हेड ऑफ सिविल कोर्ट, अच्छा देखो लिखा हुआ है धर्मस्थिया और क्रिमिनल कोर्ट को कंटक शोधन कहते थे। तो ये हेड होता था। तो व्यवहारी का हेड किसका होता था? धर्मस्थिया का। सोचो उस समय में भी सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट था। सिविल कोर्ट जो आज भी सिविल कोर्ट का काम यही है, प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह को डील करना। और क्रिमिनल कोर्ट का काम है थेफ्ट मर्डर डकैती वगैरह इन सबको देखना। तो जो सिविल कोर्ट था उसको हम देखो कोर्ट को कहते हैं धर्मस्थिया, और जो जज है उसको कहते हैं व्यवहारिका। कोर्ट जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको बोलते हैं कंटक शोधन। कंटक मतलब कांटा, कांटा निकालने वाला, कंटक शोधन। और उसके जज को प्रदेष्टा बोलते थे। उसके बाद आपका एक था
अस्तपाल अध्यक्षा, अकाउंटेंट जनरल इसको बोलते हैं। क्या था? अक्षपताल अध्यक्षा, अकाउंटेंट जनरल को बोलते थे। ये चीफ ऑफ अकाउंट था। और फिर था एक दो विभारिका और अंतरवंशिका, दो विभारिका और अंतरवंशिका। इसका मेनली काम था चेंबर और पैलेस गार्ड का देखना। जैसे मान के चलो कि आज जैसे नहीं होता कोई सरकारी बिल्डिंग है तो वहां पे जो गार्ड वार्ड का जितना भी पोस्ट है उन सबको कॉन्ट्रैक्ट पे दे दिया जाता था। तो यही सारे लोग थे, वो गार्ड वार्ड वगैरह डालने का काम करते थे कि कोई आएगा जाए तो उसका ख्याल रखे। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सन्निधता और समहर्ता। उसके बाद इंपॉर्टेंट कौन है? प्रदेष्ठा और व्यवहारिका। ये चारों याद रखो, बाकी नहीं भी रखोगे तो काम चलेगा, पर याद अगर कर लो तो आई थिंक ठीक है। टेबल में दे रहा हूँ, एक बार इसको अच्छे से पढ़ लेना कम से कम, ताकि अगर क्वेश्चन यहाँ से आए तो बना पाओ। तो याद करने वाली बात क्या है? टोटल तीर्थाज कितने थे? 18। उसमें इंपॉर्टेंट कौन है? सन्निधता, समहर्ता, व्यवहारिका और प्रदेष्ठ। ठीक है, आई होप कि यहाँ से क्लियर है। आगे चलो। अब कुछ अध्यक्ष थे, डिपार्टमेंट के हेड थे। अब टोटल अध्यक्ष कितने थे? 27। टोटल अध्यक्ष कितने थे? 27। 27 का नाम याद करना है? नहीं, इसका नाम याद करना है जहां से कभी क्वेश्चन आया है या जो इंपॉर्टेंट है। एक को बोलते हैं सीताध्यक्ष। सीताध्यक्ष जो था वो सुप्रिटेंडेंट ऑफ एग्रीकल्चर था। देखो सीता जो है, सीता का मतलब उस समय होता था ऐसा लैंड जो क्राउन का है, रॉयल लैंड, है ना। ऐसी जमीन जो सीधा और सीधा सीधा राजा का है या स्टेट का है, राष्ट्र का है, तो उसको हम सीता बोलते थे। तो सीता जिस जो मतलब वो लैंड है वहां पे खेती वेती करने का जो मेनली काम था वो सीता अध्यक्ष का था, कि कैसे खेती करवाना है वगैरह वगैरह। पन्य अध्यक्ष का काम था कि जो ट्रेड और कॉमर्स को संभालता है। पटवा अध्यक्ष का काम था वेट और मेजर, मतलब नाप तौल वगैरह ये सब, की कोई वहां से गड़बड़ी ना कर दे। नवा अध्यक्ष नाम से ही क्लियर है, नेवी का जो भी काम होगा उसका सुप्रिटेंडेंट कौन हो गया? नवा अध्यक्ष। सूरा अध्यक्ष का काम था सुप्रिटेंडेंट ऑफ लिकर, दारू शराब का जो हेड था उसको सूरा अध्यक्ष बोलते हैं। और लक्षणा अध्यक्ष बोलते हैं सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल मिंट। और इन सब अध्यक्ष से क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए डाला है। 27 अध्यक्ष याद करने जाओगे तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसमें पूछोगे सबसे इंपॉर्टेंट है भैया सीता अध्यक्ष। क्यों? सीता किसको बोलते हैं? क्राउन लैंड को बोलते हैं। वहां पे खेती खुदी का काम कौन करवाता था? सीता अध्यक्ष। पन्या अध्यक्ष क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ट्रेड और कॉमर्स का काम यही देखता था। पोटवा अध्यक्ष जो वेट एंड मेजर को करता था उसको पोटवा अध्यक्ष। नवा अध्यक्ष मतलब जो नेवी का हेड था उसको नवा अध्यक्ष बोलते हैं। उसके बाद आपका आ गया लक्षणा अध्यक्ष, सुप्रिटेंडेंट ऑफ रॉयल मिंट। अब देखो, अब यहाँ से हम थोड़ा सा एडवांस टाइप के टॉपिक में चलते हैं और हम ये देखेंगे कि कौटिल्य इतना दिमाग वाले इंसान क्यों थे। अब कौटिल्य ने एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए बस ये नहीं बोला कि राजा है, मंत्री है तो ये पटवाध्यक्ष है तो लक्षणाध्यक्ष है तो इससे काम चल जाएगा, नहीं। ये बोला कि अगर आपको ना शासन करना है तो चेक्स एंड बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में हम पढ़ते हैं या हम पढ़ते हैं कि जो मॉडर्न पॉलिटिकल फिलोसफी है ना, मैकियावेली के बाद जितने भी लॉक आ गए, बेंथम आ गए, होब्स आ गए, ये जो जितने भी मॉडर्न थिंकर हैं, इन्होंने चेक्स एंड बैलेंसेस का और फेडरलिज्म का और ये सब कंसेप्ट लेके आया है। इससे बहुत पहले कौटिल्य ने ये कंसेप्ट लाके और छोड़ भी दिया था और वो खैर भूख ही गुम हो गया, है ना। क्योंकि बहुत ज्यादा, खैर उसमें हम बात नहीं करेंगे कि कैसे रिलीजन जब बहुत ज्यादा हावी हो जाता है ना तो उस एज को हम डार्क एज कहते हैं और वहां पे सारा इंटेलिजेंस खो जाता है। तो वो हर जगह हुआ है, इंग्लैंड में भी हुआ है, यूरोप में भी हुआ है, इंडिया में भी हुआ है, डार्क एज का समय था। अब देखो, अब हमारे कौटिल्य है ना वो कहते हैं कि देखो अगर आपको स्टेट चलाना है तो आपको चेक्स एंड बैलेंस रखना पड़ेगा। किस पे? सब पे। मंत्री पे, मंत्री के नीचे जो मंत्री है उस पे, जो अध्यक्ष है उस पे, जो ऑफिसर है उस पे, इवन जो मतलब स्पाई है, जो गुप्तचर है उस पे भी। और वहां पे वो एकदम डिटेल्ड फॉर्म में बताते हैं कि कितने प्रकार के स्पाई हो सकते हैं। सबसे पहले जो ये पूरा का पूरा इंटेलिजेंट नेटवर्क है इसको वो गुड पुरुष कहते थे, है ना। ऑपरेटेड बाय ओमनी प्रेजेंट इंटेलिजेंट नेटवर्क जिसको बोलते थे गुड पुरुष, अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ महामत्य पसरपा। महामत्य पसरपा। तो डिपार्टमेंट जो हैंडल करता था, डिपार्टमेंट जो हैंडल करता था पूरे के पूरे नेटवर्क को, इंटेलिजेंस नेटवर्क को, उसको कहते थे महामत्य पसरपा। महामत्य में सरपा जो है वो आज के डेट का रॉ हो गया, RNW हो गया, है ना। जो हमारा आज रॉ है ना, जो धुरंधर उरंधर मूवी देखे होंगे आप, तो कैसे जो इंटेलिजेंस है वो दूसरे देश में जाता है और काम करता है। कौटिल्य कहता है अपने देश में भी ये स्पाइस रहने बहुत जरूरी है। अब देखो यहाँ से जो क्वेश्चन बनेगा हमको वो बनाना है। पहला, इस डिपार्टमेंट को क्या कहते थे जो इंटेलिजेंट नेटवर्क को हैंडल करता था? महा देखो महामत
पसरपा, महामत्य पसरपा क्या है, डिपार्टमेंट है। और ये पूरा नेटवर्क को क्या बोलते थे, गुड पुरुष। इसमें जो मतलब मेनली जो एजेंट वगैरह होते थे उनको क्या बोलते थे, गुड पुरुष। अब देखो कौटिल्य ने बोला कि दो प्रकार के स्पाई होंगे, दो प्रकार के गुप्तचर होंगे, एक होगा संस्था, एक होगा संचार। संस्था कौन होगा, जो स्टेशनरी स्पाई होगा, जो एक जगह पे रुकेगा और फिर जो है वो चीजों को ऑब्जर्व करेगा। एक संचार होगा जो अलग अलग घूम घूम के जो है रिपोर्ट देगा। तो संचार होगा और संस्था होगा। अब संचार 5 प्रकार का, संस्था 4 प्रकार का। क्या क्या है मैं एक बार बता देता हूं, पर क्योंकि आगे जाके क्वेश्चन पूछ सकता है, पर अगर इसको नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, बट मैं एक बार बता देता हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछने के चांसेस बन सकते हैं। एक जो पहला संस्था है उसको बोलते हैं कपटिक। क्या बोलते हैं, कपटिक। कपटिक फ्रॉडुलेंट स्टूडेंट स्पाइस थे, जो स्टूडेंट के बीच में घुस जाते थे और वहां से इंफॉर्मेशन निकालते थे। उदासित होते थे, जो मॉन्क होते थे स्पाइस, यानी साधु के वेश में जो गुप्तचर होते थे उनको उदास्थित बोलते हैं। गृहपथिक बोलते थे जो फार्मर वगैरह के रूप में होते थे। वैदेहक बोलते थे जो मर्चेंट के रूप में होते थे। और तापस बोलते हैं जो एसेटिक स्पाइस थे, जो फ्यूचर उचर बताते थे और ऐसा घूम घूम के जो है वो लोगों को ज्ञान देते थे, उनको हम बोलते हैं तपस। तो 5 प्रकार का जो स्पाई है वो संस्था में आता है, स्टेशनरी है। और 4 प्रकार का जो स्पाई है वो रोमिंग स्पाइस है, जो घूम घूम के, जैसे सत्री हो गया, तीक्ष्ण हो गया, रसद हो गया और भिक्षुकी हो गया। क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा आएगा कि कितने प्रकार का स्पाइस का जिक्र है, 9 प्रकार का। इससे भी जाएगा तो दो टाइप के ये 9 प्रकार में हो गए। पहला टाइप क्या हो गया, संस्था। क्या हो गया, संस्था। दूसरा टाइप क्या हो गया, संचार। क्या हो गया, संचार। याद रखना है इसको। संस्था कितने में, 5 में, और संचार में कितना, 4। उसके बाद है कि सिर्फ मेल स्पाइस नहीं होगा। अब बहुत ऐसा जगह है जहां पे अगर आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है तो कौटिल्य कहते हैं कि वहां पे आपको औरत का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कौटिल्य का कहना था कि अगर आप मिनिस्टर के पद पे हो, अगर आप अध्यक्ष हो, अगर आपके पास डिपार्टमेंट है, अगर आप करप्शन नहीं कर रहे हो, ये इम्पॉसिबल है। इट इज लाइक अ फिश स्विमिंग इन वाटर एंड नॉट ड्रिंकिंग इट, है ना। ये इसको इसके एनालॉजी से बताते हैं। तो इनके हिसाब से करप्शन तो वो करेगा ही, लेकिन उसको कंट्रोल कैसे करना है उसका काम ये देते हैं, ठीक है। और कितने टाइप का करप्शन होता है वो सब बताते हैं। अब देखो फीमेल स्पाइस की भी बात करते हैं, जिसको विस्कन्या कहते हैं। इसमें अलग अलग टाइप के फीमेल स्पाइस होंगे, जैसे गणिका या वेश्या होगी, जो प्रोस्टिट्यूट होंगी, और जितने भी रॉयल कॉर्टिशियन है, ऐसे बड़े बड़े मंत्री वगैरह है, उनसे उनका रिलेशन होएगा और इन्फॉर्मेशन निकालेगी। एक ये कंसेप्ट देते हैं विस्कन्या का, मैं भी पढ़ा था, मुझे ये थोड़ा सा बड़ा हार्ड कंसेप्ट लगता है। विस्कन्या वैसी लड़कियां थी जिनको बचपन से ट्रेन किया जाता है पॉइजन पे, तो उनको एकदम स्मॉल स्मॉल डोज में पॉइजन दिया जाता था। और वो एक उम्र के बाद ऐसा हो जाता था कि उनका अगर आप स्पर्श भी करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर किस कर रहे हो, तो उनसे अगर आपका सलाइवा एक्सचेंज हुआ तो आप मर जाओगे पॉइजन से। उसको बोलते थे विस्कन्या। तो विस्कन्या का इस्तेमाल किया जाता था, स्त्री अंगरक्षक का इस्तेमाल किया जाता था। अब देखो मैंने आपको क्या बताया कि स्पाइस का जरूरत क्यों पड़ा, व्हाई टू हैव दैट गुप्तचर, या पूरा का पूरा डिपार्टमेंट बनाने का जरूरत क्या है। ये कुछ इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहला, पब्लिक ओपिनियन को गॉग करना, पता करना कि पब्लिक जो है राजा से खुश भी है कि रिवोल्ट कर देगी, क्योंकि कौटिल्य कहते हैं कि अगर पब्लिक ही खुश नहीं है तो फिर राजा सुरक्षित नहीं है। दूसरा है ब्यूरोक्रेसी को ऑडिट करना, कि जो पैसा दे रहे हैं वो सही खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और तीसरा है कि एजेंट पे काउंटर एस्पियोनेज करना, यानी कि जो स्पाई है कहीं वही तो नहीं मिल गया कहीं जाके। तो ऐसा कहा जाता था कि उस समय में, मौर्यन के समय में, अगर यहाँ पे 2 लोग हैं और 2 स्पाइस हैं, तो इन दोनों स्पाइस को नहीं पता है कि इनको और कोई 2 स्पाई देख रहा है, इनको भी नहीं पता है कि यही 2 इनको भी देख रहा है। तो कहने का मतलब एक प्रकार से काउंटर इनसिक्योरिटी हो गई ना। इसको लग रहा है ये मेरा इन्फॉर्मेशन देगा, इसको लग रहा है ये मेरा इन्फॉर्मेशन देगा। तो बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम था गुप्तचरों का, इसलिए मैंने इसको पढ़ा दिया। आगे देखो, 2 कोर्ट था। जो सिविल कोर्ट था उसको धर्मस्थीय बोलते हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको कंटक शोधन बोलते हैं। धर्मस्थीय कोर्ट में 3 धर्म आस्था होता है, जिसको हम सिविल जज कहते हैं, और 3 अमात्या यानी 3 मंत्री होगा। और कंटक शोधन में 3 प्रदेष्टा होगा। प्रदेष्टा वही क्रिमिनल जज, क्रिमिनल जज कहने मतलब क्रिमिनल कोर्ट का जज। तो प्रदेष्टा होगा 3 और 3 अमात्या होगा। तो 3+3 का नियम याद रखना। याद बस इतना रखना, सिविल जज को या सिविल कोर्ट को धर्मस्थीय बोलते हैं, सिविल जज को व्यवहारिका बोलते हैं, क्रिमिनल कोर्ट को कंटक शोधन बोलते हैं, और क्रिमिनल जज को प्रदेष्टा बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन आता है इसलिए बता दे रहा हूँ, ठीक है। फिर भी एक बार देख लो, जो सिविल कोर्ट है उसको क्या बोलते हैं, धर्म अस्थीय। जो क्रिमिनल कोर्ट है उसको क्या बोलते हैं, कंटक शोधन। कितने होंगे इस मेंबर, 3+3, 3 जज 3 ब्यूरोक्रेसी के लोग। कंटक शोधन में 3 जज 3 ब्यूरोक्रेसी के लोग, ठीक है। तो ये देख लो। उसके बाद देखो
कुछ रिफॉर्म जो अशोक लेके आया। अब मैंने आपको बताया ना कि जो कौटिल्य साहब थे उन्होंने क्या किया, 18 तीर्था में बांटा, 27 डिपार्टमेंट में यानी अध्यक्ष होते थे, और डिटेल्ड सिस्टम है, इससे ज्यादा नहीं जानना है, पूरा अर्थशास्त्र थोड़ी पढ़ लेंगे यहाँ पे। अब अशोक क्या करते हैं कि कुछ चेंज लेके आते हैं, क्योंकि इनका तो हृदय परिवर्तन हो गया था। कौटिल्य का जो पिनल सिस्टम था वो बहुत स्ट्रिक्ट था, वहां पे दंड बहुत स्ट्रिक्ट था, और वहां पे भी मेनली अगर आप देखोगे तो जाति व्यवस्था के हिसाब से दंड दिया जाता था, सिवियर पनिशमेंट था, मतलब टॉर्चर भी किया जाता था, और हर प्रकार का पनिशमेंट अलाउड था यहाँ पे। तो वरना इनइक्वालिटी थी इसके पिनल कोड में। यहाँ पे टॉर्चर और कन्फेशन के लिए जो है वो 18 फॉर्म का जो है जुडिशियल टॉर्चर किया जा सकता था। अशोक कुछ चेंज लेके आते हैं। अब ये उतने क्रूएल नहीं रहे ना, इनका हृदय परिवर्तन बन गया है, तो एक स्पेशल पोस्ट बनाते हैं जिसको बोलते हैं राजुक। क्या बोलते हैं? राजुक, है ना। राजुक पोस्ट जो है इसको एक जुडिशियल पावर देते हैं और कहते हैं कि तुम जो है वो देखो कि आपको कैसे जजमेंट लेना है, और अगर हो सके तो लोगों को सुधारने की कोशिश करो। और इन्होंने यूनिफॉर्म लीगल कोड बना दिया कि व्यवहारा समता यानी यूनिफॉर्मिटी ऑफ लीगल प्रोसीजर होगा, और दंड समानता यूनिफॉर्मिटी ऑफ पनिशमेंट, यानी कि ये जो वर्ण इनइक्वालिटी था इसको हटा के एक यूनिफॉर्म लीगल कोड लेके आते हैं। क्यों? क्योंकि ये बुद्धिस्ट हो गए थे, अब ये वर्ण सिस्टम में बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करते। एक और चीज इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, 3 डे डेथ रेप्राइव। अगर किसी को फांसी की सजा मिली है या मृत्यु की सजा मिली है तो उसको 3 दिन का मौका दिया जाता था कि अपने कर्मों का पश्चाताप करे, और उसको हो सके तो छोड़ भी दिया जाता था। अब देखो, अब हम पूरा का पूरा मौर्यन एम्पायर का ये देख लेते हैं कि कितने पार्ट में बटा हुआ था। तो मौर्यन एम्पायर मेनली 5 पार्ट में बटा हुआ था, है ना। पहला जो पार्ट है वो तो मगध का हो गया, जिसको हम प्राच्य देश कहते हैं। तो प्राच्य देश का कैपिटल पाटलिपुत्रा। उसके बाद अगर आप देखोगे तो उत्तर पथ हो गया, इसका कैपिटल तक्षशिला था, ठीक है। तो ये पूरा एम्पायर मान लो। तो एक तो हेडक्वार्टर ये था, यहाँ से सब कंट्रोल होता था। तो ये हो गया आपका उत्तर पथ, इसका कैपिटल क्या? तक्षशिला। उसके बाद एक हो गया अवंती राष्ट्र। अवंती राष्ट्र मतलब ये पूरा का पूरा हमारा डेक्कन का बेल्ट, इसका कैपिटल क्या हो गया? उज्जैन। एक हो गया दक्षिण पथ। दक्षिण पथ यानी ए, इसका कैपिटल क्या हो गया? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहाँ है? कर्नाटक में है। सुवर्णगिरी को सुवर्णगिरी क्यों कहा जाता है? कोलार गोल्ड फील्ड्स, याद करो केजीएफ। तो ये केजीएफ जो था वो मौर्य को पता था कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन चाणक्य कहते हैं कि ये जो साउदर्न स्टेट है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्या आता था? गोल्ड वोल्ड आता था, मिनरल वगैरह आता था। फिर मौर्य सॉरी ये अशोका किसको और कैप्चर कर लेते हैं? कलिंग को। तो टोटल कितना हो गया? 5। क्या हो गया? उत्तर पक्ष हो गया, एक अवंती राष्ट्र हो गया, दक्षिण पक्ष, कलिंगा, और आपका मगधा। तो 5 जो है वो ये हो गया आपका प्रोविंस। तो देखो अब हम एडमिनिस्ट्रेशन को एक बार समझ लेते हैं। देखो, हाँ, ठीक है। तो सबसे टॉप में जो है, देखो सबसे टॉप में जो है वो 5 प्रोविंस हो गया। 1 2 3 4 5, 5 प्रोविंस हो गया, समझ लेना इसको। अब इसके अंदर में आएगा डिस्ट्रिक्ट। इस प्रोविंस के अंदर में क्या आएगा? डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट को क्या बोलते हैं? विषय। क्या बोलते हैं? विषया। और इसको चलाता कौन था? विषयपति। अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे अलग अलग लेवल का टाउन आएगा, जैसे 10 गांव का ग्रुप, फिर आएगा आपका 100 गांव का ग्रुप, 400 गांव का ग्रुप, 800 गांव का ग्रुप, फिर आएगा आपका डिस्ट्रिक्ट, फिर आएगा प्रोविंस, और फिर आएगा आपका पूरा का पूरा इंडिया। तो इस सिस्टम को एक बार देख लेते हैं। देखो, डिस्ट्रिक्ट को क्या बोला जाता था? विषय। इसके मतलब रूलर को या डिस्ट्रिक्ट का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? विषयपति। क्या बोलते हैं? विषयपति। या प्रदेष्ठा। क्या बोलते हैं? प्रदेष्ठा। तो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड होता था। इसके अंदर होता था राजुक। राजुक का मतलब होता है, देखो रज्जू मतलब होता है रोप। रज्जू मतलब क्या होता है? रोप। तो एक्चुअली ये क्या करता था? ये रोप से लैंड मेजर करता था। तो रजुक मतलब हो गया आपका रोप। उसके बाद हो गया, इसके नीचे आता था युक्ता, जो इसका भी जूनियर था, रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम। तो मैंने आपको बताया था, एक तो समहर्ता हो गया, वो तीर्था हो गया सबसे बड़ा। उसके नीचे अगर डिस्ट्रिक्ट में आओगे तो हो गया राजुक, और उसके नीचे क्या हो गया? युक्त। तो विषयपति, विषय यानी डिस्ट्रिक्ट का हेड हो गया। रजुक यानी इसका मेन काम है लैंड असेसमेंट करना। और युक्ता का मतलब हो गया जूनियर रेवेन्यू सर्विस में क्लर्क का काम करना। इसको समझ लो, रट लो, है ना। अब देखो, अब डिस्ट्रिक्ट के नीचे इंटरमीडिएट टाउन होते थे। सबसे जो छोटा यूनिट है उसको गांव बोलेंगे, ग्रामिका बोलेंगे, जहां पे विलेज हेडमैन जो है इलेक्ट होता था, और वहां के सारे एडल्ट मिलके उसको एडप्ट करते थे। तो इसको ग्राम संघ बोलेंगे। तो सबसे नीचे क्या हो गया? गांव। इसके ऊपर हो गया जिसको हम बोलते हैं संग्रहणा। क्या बोलते हैं? संग्रहणा। संग्रहणा किसको बोलते हैं? 10 विलेज के
यूनिट को। संग्रहणा बोलते हैं कि 10 विलेज अगर मिल गया तो उसको हम संग्रहणा बोलेंगे, और इसका हेड होता था गोपा। इसका हेड क्या होता था? गोपा। फिर उसके ऊपर 200 विलेज का हेड हो गया, उसको बोलते थे करवतिक। क्या बोलते थे? करवतिक। इसके बाद 400 विलेज का हो गया, इसको द्रोणमुख बोलते थे, और 800 विलेज को स्थानीय बोलते थे। ठीक है, तो एकदम नीचे से ऊपर तक एडमिनिस्ट्रेशन जाएगा ना। सबसे नीचे विलेज, फिर मतलब ग्रामिका, विलेज हो गया, फिर क्या हो गया? संग्रहणा, उसके बाद क्या हो गया? करवतिका, फिर क्या हो गया? द्रोणमुख, फिर क्या हो गया? स्थानीय, फिर क्या हो गया? विषय, और सबसे ऊपर प्रोविंस, और इसके ऊपर भी पूरा का पूरा राष्ट्र। तो नीचे से ऊपर तक ये चीज समझ लो, यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आगे देखो, है ना। अब देखो, गांव का एडमिनिस्ट्रेशन तो देख लिए, उस समय म्यूनिसिपैलिटी भी थी। म्यूनिसिपैलिटी कहने का मतलब क्या हो गया कि एक तो हो गया कि आपका गांव वगैरह हो गया, है ना। एक हो गया मेन जो सिटी सेंटर हो गया, जहाँ पे अब पहले का सिटी सेंटर कहाँ बनता था? जहाँ मंदिर हो या जहाँ राजभवन हो। अभी भी सिटी वही बनता है जहाँ राजभवन हो, जहाँ जुडिशियल कैपिटल हो, लेजिस्लेटिव कैपिटल हो। तो जो म्यूनिसिपैलिटी होती थी, जो जैसे पाटलिपुत्रा एक म्यूनिसिपैलिटी थी उस समय में, तो उसको चलाने के लिए 30 मेंबर का एक काउंसिल होता था, जिसको 5 अलग अलग बोर्ड में बांटा जाता था। तो 30 मेंबर का काउंसिल किसको चलाता था? पाटलिपुत्रा को चलाता था। जिसको कितने बोर्ड में बांटा जाता था? तो 5 बोर्ड में बांटा जाता था। 5 मेंबर से 6 बोर्ड बनते थे, आई एम सो सॉरी। तो 30 मेंबर का काउंसिल था, टोटल बोर्ड कितने थे? 6, और सब में कितने मेंबर थे? 5। तो 5-5 मेंबर के 6 बोर्ड बन गए। एक बार इसको फिर से देख लो, कंफ्यूज मत होना। पाटलिपुत्रा को चलाने के लिए या म्यूनिसिपैलिटी को चलाने के लिए क्या लगता था? 30 मेंबर का काउंसिल, 30 मेंबर मेंबर काउंसिल। ठीक है, इस 30 मेंबर काउंसिल को कितने बोर्ड में डिवाइड करोगे? 6, और हर बोर्ड में कितने आदमी? 5। तो सारे बोर्ड का यहाँ नाम लिखा हुआ है, सारा बोर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है याद करना, इसलिए बस इतना रखो। 30 मेंबर बोर्ड जो है वो इसको चलाता था। कुछ ताकि मैंडेटरी फायर प्रिवेंशन लॉज बने थे, सैनिटेशन और बिल्डिंग का कोड था, तो बहुत एक्सटेंसिव सिस्टम था। फायर प्रिवेंशन लॉ क्यों बने थे पता है? क्योंकि जो चंद्रगुप्त मौर्य था ना, उसका पूरा जो पाटलिपुत्रा है वो वुड से, लकड़ी से बना हुआ था। तो आग को लेके बहुत डरते थे ये लोग। तो अगर पूछेगा कि क्या फायर प्रिवेंशन लॉ मॉडर्न सोसाइटी का पार्ट है? बिल्कुल है। बिल्डिंग कोड था, है कि बिल्डिंग कैसी बननी चाहिए, क्या बननी चाहिए। सैनिटेशन वगैरह पे फाइन था, बिल्कुल था। कितना था? 1/8 पन्ना फाइन था। अब देखो, अगर वॉर को देखोगे तो पूरे के पूरे एडमिनिस्ट्रेशन को, जैसे मैंने आपको बताया ना कि म्यूनिसिपैलिटी को चलाने के लिए 30 मेंबर का क्या था? काउंसिल था। उसमें कितने बोर्ड थे? 6, और हर बोर्ड में कितने मेंबर? 5। वैसे ही पूरा का पूरा मिलिट्री को चलाने के लिए 30 मेंबर काउंसिल होता था। इसमें भी 6 बोर्ड थे, हर में 5 बोर्ड थे, और इनका मेन काम होता था कि अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाले। जैसे पहला बोर्ड नेवी को संभालता था, दूसरा बोर्ड जो है वो ट्रांसपोर्ट को संभालता था, तीसरा इन्फेंट्री को यानी पट्टी को, जो थल सैनिक है, चौथा जो है वो घुड़सवार को, पांचवा जो है वो वॉर चैरियट रथ को, और छठा जो है वो हाथी को। तो आई थिंक लॉजिकल है कि 30 मेंबर का काउंसिल था, 6 बोर्ड थे, और 6 में 5 मेंबर थे, और सबका अपना अपना काम था। सबसे हेड जो था इसको सेनापति बोलते हैं। सेनापति के नीचे नायक आता था, ये कमांडर, फील्ड कमांडर होता था, जो युद्ध में मतलब जमीन पे उतर के जो है कमांड करता था। और ये सब मिलके ऐसे मिलिट्री चलाते थे। आगे देखो, इरिगेशन, और सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेवरेट यूपीएससी, बीपीएससी, पीसीएस दबा के क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है? सुदर्शन लेक से। देखो, जो मॉडर्न सोसाइटी थी वहाँ इंडस्ट्री थोड़ी होगी, वहाँ आयरन स्टील इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री थोड़ी थी। वहाँ मेनली जो पैसा का सोर्स था वो एग्रीकल्चर था। खेती होता था, खेती से अनाज उगता था, और उस अनाज का 1/6 पार्ट ले लेता था ये आपका सरकार, और उससे सारा काम होता था। तो मेनली एग्रीकल्चर ही था इसका। आज भी बिहार में और इंडिया में एग्रीकल्चर ही है। ठीक है, तो एग्रीकल्चर वाज द बैकबोन ऑफ दिस सोसाइटी। तो एग्रीकल्चर से जो टैक्स आता था उसी से देश चलता था। तो कितने प्रकार का टैक्स था उसको तो हम देखेंगे ही, लेकिन उससे पहले इंपॉर्टेंट कुछ चीज देख लो। सबसे पहला, सीता, मतलब मैंने आपको बताया, जो क्राउन लैंड है उसको क्या बोलते हैं? सीता। यानी जो सीधा सीधा जो है वो सरकार का या राजा का होता था। इसको कौन मैनेज करता था? सीता अध्यक्ष। कैसे मैनेज करता था? तो लेबर फोर्स का यूज करता था, दास स्लेव से काम करवाता था, बॉन्डेड लेबर से काम करवाता था, ये वगैरह हो गया। उसके बाद एक टैक्स था जिसका नाम था उदक भाग। उदक भाग कहने का मतलब वाटर टैक्स। तो स्टेट जो है वो 1/5 से 1/3 तक टैक्स जो है वो इरिगेटेड लैंड, अगर मान लो फॉर एग्जांपल कि सरकार ने कोई वाटर कैनल बनवाया, अगर वहां से आप इरिगेशन कर रहे हो तो आपको उदक भाग टैक्स देना पड़ेगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? सुदर्शन लेक। कौन बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य डायरेक्ट बनवाया था? नहीं, अपने गवर्नर गवर्नर से बनवाया था। उसका नाम है
पुष्यगुप्त। अब देखो सुदर्शन लेक से रिलेटेड जो कंफ्यूजन है और जो फैक्ट है उसको यहाँ पे एकदम रट के खत्म कर दो ताकि आगे कोई दिक्कत ना आए, है ना। देखो सुदर्शन लेक को बनवाता कौन है? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ पे है? देखो समझो, सबसे पहली बात कि सुदर्शन लेक है कहाँ, तो ये जूनागढ़ में। कहाँ पे है? जूनागढ़ में। कहाँ पे है? जूनागढ़ में। जूनागढ़ कहाँ है? गुजरात में। कहाँ पे है? गुजरात में। चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ रहते थे? मगध में, पटना में। तो गुजरात जाके लेक बनवाएंगे नहीं, किसको ऑर्डर देंगे ना। जैसे अगर मान लो मोदी जी कहते हैं कि एयरपोर्ट बनवाना है हमको दरभंगा में और भागलपुर में, तो क्या वो डायरेक्ट आके एयरपोर्ट बना देंगे? नहीं ना, किसी को ऑर्डर देंगे। तो उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का गवर्नर कौन था? पुष्यगुप्त। कौन था? पुष्यगुप्त। तो इसको बनवाता है, ठीक है। उसके बाद इस जब ये लेक बन जाता है, ये पूरा का पूरा लेक जब बन जाता है, तो इसमें कैनल का सिस्टम लगवाता है अशोक। कौन? अशोक। अब अशोक सीधे नहीं लगाएगा, किसको बोलेगा? अपने गवर्नर को। तो उसका गवर्नर कौन था? तुसप्पा। कौन था? तुसप्पा। अच्छा, ये सब डिटेल हमको पता कहाँ से चलता है? तो हमें पता चलता है रुद्रदमन के इंस्क्रिप्शन से। रुद्रदमन गुजरात का राजा था। अभी आगे मैं आपको प्रतिहारा और पार्थियंस वगैरह सब पढ़ाऊंगा, आगे शाक पार्थियंस सब कुछ डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो रुद्रदमन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो रुद्रदमन जो है वो बनवाता है, सॉरी, एक इंस्क्रिप्शन लिखवाता है जिसपे वो लिखता है कि इस लेख को किसने बनवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसके द्वारा? पुष्यगुप्त के द्वारा। और लेटर में इसको अशोका ने जो है वो यहाँ पे कैनल बनाया, किसके द्वारा? तो तुसापा के द्वारा। तो इसको याद कर लो और आपका काम हो गया। आगे देखो, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, टेबल याद कर लो एक बार। ये डिफरेंट टाइप के टैक्सेस है और इसमें से कोई एक टर्म उठा के क्वेश्चन पूछ देगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा टैक्स, टैक्स जिसको हम बोलते हैं भाग। तो भाग क्या था? लैंड रेवेन्यू का टैक्स था। मेनली कितना था? 1/6 था। लुम्बिनी में इसको कम करके कितना कर दिया गया था? 1/8। उसके बाद दूसरा टैक्स था बलि। बलि क्या था? रिलीजियस ट्रिब्यूट था। क्या था? रिलीजियस ट्रिब्यूट था, यानी एक रिलीजन पे टैक्स लगता था, उसको बलि कहते हैं। उसके बाद था कर। कर क्या था? पीरियोडिक इनकम टैक्स है, यानी कि अगर आपका इनकम हो रहा है, आप कोई बिजनेस उजनेस कर रहे हो, तो समय ब समय आप पे एक टैक्स लगेगा जिसको कर कहते हैं। तो कर क्या था? इनकम टैक्स। भाग क्या था? लैंड टैक्स। बलि क्या था? रिलीजियस टैक्स। विश थी, यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये फोर्स्ड लेबर टैक्स था। यानी कि आपको पैसा नहीं देना है, आपको जाके जैसे जो सीता लैंड है ना, जो क्राउन का लैंड है, तो वहां पे आपको फोर्सफुली काम करवाया जाएगा बिना किसी पैसे का। इसी को विष्ठी बोलते हैं, यानी फोर्स्ड लेबर। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि एंशिएंट इंडिया में विष्टी का मतलब क्या होता है? तो विष्टी का मतलब होता है फोर्स्ड लेबर। एक और टैक्स है जिसको बोलते हैं हिरण्य, ये एक कैश टैक्स है। पहले इसको पीरियोडिकली दिया जाता था, बाद में जो है वो रेगुलर कर दिया गया। और ये इसका फीचर ये है कि इसको स्ट्रिक्टली जो है वो कैश में देना है, यानी पन्न में देना है। उस समय की करेंसी थी पन्न, ठीक है, आगे मैं बताऊंगा। ठीक, एक हो गया आपका शुल्क। शुल्क तो कस्टम और टोल ड्यूटी, आज भी आप शुल्क कटवाते हो ना, फास्टैग आ गया है, पहले शुल्क लगता था। और एक सेना भक्त है कि अगर आपके गांव में सेना रुकी है तो उसका खाना वाना आपको देना पड़ेगा, तो उसको हम बोलते हैं सेना भक्त, ठीक है। याद इसको करना है बार बार, क्योंकि यहाँ से हाई वोल्टेज क्वेश्चन आएगा। सारे टैक्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स है भाग, बलि और विष्टि। भाग, बलि और विष्टि। भाग क्या हो गया? लैंड टैक्स। बलि क्या हो गया? रिलीजियस टैक्स। विष्टि क्या हो गया? फोर्स्ड लेबर। हिरण्य क्या हो गया? टैक्स पेड इन गोल्ड, पन, टैक्स पेड इन कैश, टैक्स पेड इन कैश। बाकी शुल्क वगैरह तो इजी है, आई थिंक इसको समझ ले। एक बार और याद करवा दो क्या? देख लो, भाग क्या हो गया? भाग हो गया लैंड टैक्स। बलि क्या हो गया? रिलीजियस टैक्स। कर क्या हो गया? पीरियोडिक इनकम टैक्स। विष्टि क्या हो गया? फोर्स्ड लेबर टैक्स। हिरण्य क्या हो गया? टैक्स पेड इन कैश। शुल्क क्या हो गया? टोल टैक्स। और सेना भक्त क्या हो गया? आर्मी अगर रुक रही है तो आपको खाना पीना खिलाना है, ये भी तो टैक्स ही है। अब ट्रेड रूट देख लेते हैं एक बार, और क्वाइन वगैरह देख लेते हैं, है ना। वैसे हमने देखा भी था क्वाइन वगैरह, लेकिन मॉडर्न सोसाइटी में कुछ चेंज भी आता है, उसको भी देखेंगे। तो दो मेजर ट्रेड रूट था। एक ट्रेड रूट जो था उसको बोलते हैं उत्तर पथ, एक ट्रेड रूट है उसको बोलते हैं दक्षिण पथ। उत्तर पथ किस किस चीज को कनेक्ट करता था? देखो, उत्तर पथ कनेक्ट करता था तक्षशिला, हस्तिनापुर, कान्यकुब्ज यानी कन्नौज, पाटलिपुत्रा, ताम्रलिप्ति। कैसे? देखो ये हो गया ना, मैं बार बार ये बनाता हूँ, इजी है। देखो ताम्रलिप्ति यानी उड़ीसा, पाटलिपुत्र, कन्नौज, तक्षशिला वगैरह होते हुए ये था उत्तर पथ। यही उत्तर पथ आगे जाके सिल्क रोड में मिल जाएगा। यही उत्तर पथ इतना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि आगे चल के ये ग्रांड ट्रंक रोड बन जाएगा। कौन बनवाएगा? शेरशाह सूरी। तो जो जीटी रोड है,
जीटी रोड है, ये जीटी रोड का एंशिएंट नेम क्या है? उत्तर पथ। आज भी सबसे इंपॉर्टेंट हाईवे कौन है? यही वाला है। तो जीटी रोड बनवाया कौन? शेरशाह सूरी। आगे जाके इसको और ब्रिटिशर्स वगैरह मिलकर डेवलप करेंगे। तो उत्तर पथ जो है कहां से कहां तक कनेक्ट करता है? ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक, ताम्रलिप्ति से तक्षशिला तक। क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन गलत मत करना प्लीज। उसके बाद हो गया दक्षिण पथ। दक्षिण पथ जो है इसको साउदर्न हाईवे बोलते हैं। ये कहां से निकलेगा? पाटलिपुत्रा से। इसके बाद कहां जाएगा? कौशाम्बी। फिर कहां जाएगा? उज्जैन। और होते हुए कहां जाएगा? महाराट, प्रतिष्ठान। और वहां से कहां जाएगा? सुवर्णगिरी, कर्नाटक। तो याद रखना, निकलेगा कहां से? पाटलिपुत्रा से। जाएगा कहां तक? सुवर्णगिरी तक। कहां कहां होते हुए? कौशाम्बी, उज्जैन और प्रतिष्ठान। और यही प्रतिष्ठान जो महाराष्ट्र में है, ये आगे जाके बहुत इंपॉर्टेंट एक सेंट्रल रोल प्ले करेगा सतवाहना में, हम आगे देखेंगे। मेजर पोर्ट कौन है? पहला पोर्ट ताम्रलिप्ति, कहां पे है? बंगाल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट ताम्रलिप्ति। उसके बाद भरौच का पोर्ट कहां पे है? गुजरात में। तो पोर्ट से दबा के क्वेश्चन पूछता है। पोर्ट से भी क्वेश्चन पूछता है कि भरोच पोर्ट कहां पे था? गुजरात में। ताम्रलिप्ति कहां पे है? बंगाल में। चांदी के सिक्के को क्या बोलते थे? रुपया रूपा। क्या बोलते थे? रुपया रूपा। अब देखो, मैंने इससे पहले जब कॉइनेज पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि पंच्ड मार्क कॉइन आता था। उसी कॉइन को मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन में पन कहा जाता था। इसको इंग्लिश में लिखते हैं PANA, हिंदी में कहते हैं पण। क्या बोलते हैं? पण। तो इस पन जो है वो मेजर ट्रेडिंग यूनिट क्या था? पन। जैसे आज का रुपया हो गया, उस समय था पन। इस पन को और यूनिट में डिवाइड करते थे, जैसे अर्धपन, पदपन, है ना, अष्टभागपन। तो 1/8 ऑफ अपन, अष्टभागपन, अर्धपन यानी 1/2 पन। तो अगर क्वेश्चन आ जाए कि जो पन कॉइन है वो किस समय का है? मौर्य के समय का है। कसरपना कॉइन कब था? मगधा के समय का था। तो मौर्य के समय में एक्सक्लूसिवली यूज कौन कॉइन हुआ? पन। क्या हुआ? पन। किस चीज से बना हुआ था? सिल्वर से। तो सिल्वर कॉइन था जिसको हम बोलते हैं पन। क्या बोलते हैं? पन। कॉपर का भी कॉइन था, बिल्कुल था। कौन? मसाका और काकिनी। मसाका और काकिनी। देखो, इतना पढ़ा रहा हूं, अगर आपने अच्छे से सही में ये लेक्चर देखा है ना, एक भी क्वेश्चन इसके बाहर नहीं जाएगा। कोई भी एग्जाम हो, कोई भी जीएस का एग्जाम हो, उसमें इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। अब देखते हैं हम मेगास्थनीज के उस 7 कास्ट को जिसको वो बांटता है। अब मैंने आपको बताया ना, मेगास्थनीज क्या था? एम्बेसडर था। किसका? सेल्यूकस निकेटर का। अब वो रहता कहाँ था? पाटलिपुत्रा में। तो वो, उसके पास उतना दिमाग नहीं था कि वो कास्ट को अच्छे से समझ पाए कि यहाँ पे कास्ट जो है, वो वर्ण जो है वो मतलब जन्म के आधार पे होता है। वो बेचारा ग्रीक से आया था। वो देखा कि जो लोग जैसा काम कर रहे हैं वैसा कास्ट दे दिया। तो टोटल कास्ट कितना बताया? 7। क्यों? क्योंकि 7 प्रकार के लोगों को देखा। फिलोसफर को देखा, फार्मर को देखा, जो हंटर और हर्ट्समैन थे उनको देखा, आर्टिसियन को देखा, मिलिट्री को देखा, इंस्पेक्टर स्पाइस को देखा और काउंसलर को देखा। याद कर लेना प्लीज, इसको रट लेना, ठीक है ना? फिलोसफर, फार्मर, हर्ट्समैन, आर्टिसियन, मिलिट्री, इंस्पेक्टर और काउंसलर। लेकिन एक्चुअली में कास्ट कितना था? 4। कितना था? 4। क्षत्रिय, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और वर्ना मोबिलिटी थी? वर्ना मोबिलिटी नहीं थी बहुत ज्यादा, पर कुछ कुछ इंटरकास्ट मैरिज भी हुआ करता था, जिसको हम अनुलोम और प्रतिलोम विवाह कहते हैं। देखो, अनुलोम विवाह हुआ। देखो, सबसे पहले एक तो ब्राह्मणा वर्ण सिस्टम हो गया, जो वेद में लिखा हुआ है और जो मनुस्मृति वगैरह में लिखा हुआ है ना? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। उसके बाद कुछ मिक्स्ड कास्ट आए। मिक्स्ड कास्ट कैसे आएगा? जो मिक्स्ड मैरिज से बनेगा। तो मिक्स्ड मैरिज कैसे होएगा? तो एक विवाह होगा अनुलोम विवाह, एक विवाह होगा प्रतिलोम विवाह। अनुलोम विवाह होगा जिसमें जो मेल है वो हायर कास्ट का हो और फीमेल जो है वो लोअर कास्ट की हो। इसको हम बोलते हैं अनुलोम विवाह। प्रतिलोम विवाह बोलते हैं जिसमें जो मेल है वो लो कास्ट का है और जो फीमेल है वो हाई कास्ट की है। इसको हम प्रतिलोम विवाह कहते हैं। और इनके शादी से कुछ कास्ट बने, जैसे अंबस्त, निषाद, उग्र, मगधा और चंडाल। ठीक है, तो ये कुछ अलग कास्ट बने। इन कास्ट को कहते हैं संकर कास्ट। क्या बोलते हैं? संकर जाति। इसको बोलते हैं संकर जाति, है ना? तो संकर जाति मतलब क्या हो गया? जो मिक्स्ड मैरिज से जातियां बनी। मिक्स्ड मैरिज कौन कितने प्रकार का होगा? 2, अनुलोम और प्रतिलोम। ठीक है। कौटिल्य ने जो है वो शूद्रों के पोजीशन पे थोड़ा काम किया और इनके स्टेटस को थोड़ा अच्छा बनाया। तो मौर्य के समय में आप देखोगे कि जो शूद्र का स्टेटस है वो अच्छा रहा है। और ये भी कहीं कहीं माना जाता है, इवन चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मूरा मूरा नाम की शूद्र औरत के ही बच्चे थे, लेकिन हिस्टोरियन इस पे एग्री नहीं करते हैं। ये ब्राह्मणिकल व्यू है। बुद्धिस्ट भी बताता है क्या? बुद्धिस्ट व्यू बताता है कि ये मौर्य क्लान के थे। ठीक है, अब देखो, मेगास्थनीज कहता है कि भैया यहाँ स्लेवरी नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि मेगास्थनीज आया था कहाँ से? ग्रीक से। अब यहाँ पे ग्रीक सोसाइटी में स्लेव का हाल बहुत खराब था। स्लेव को एकदम मतलब
जानवर से भी गंदा ट्रीट किया जाता था। तो ये जब यहाँ पे आया तो यहाँ के जो स्लेव थे, जिसको हम कर्मकार बोलते हैं या दास बोलते हैं, उनका स्टेटस बहुत अच्छा था। उनको कोई मारता पीटता नहीं था, उनसे अच्छे से बात करता था, वो बहुत ज्यादा उनका ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं होता था। तो इसको लगा यहाँ स्लेवरी होती ही नहीं है, जबकि कौटिल्य 9 टाइप के स्लेव के बारे में बताते हैं। और कौन कौन सा स्लेव है हमको पढ़ने की जरूरत नहीं है। और अगर क्वेश्चन पूछे कि क्या उस सोसाइटी में स्लेव थे, बिल्कुल थे। क्यों? क्योंकि कौटिल्य बताया है। क्या बताया है? कि 9 टाइप के स्लेव होंगे। लेकिन मेगास्थनीज इंडिका में क्या बताता है? कि इंडिया में स्लेव नहीं था। फीमेल का क्या पोजीशन था भैया? तो भाई फीमेल का पोजीशन ठीक था। मैंने आपको बताया कि जो अशोक है वो एक पोस्ट बनवाते हैं स्त्री अध्यक्ष महामात्र का, कि विमेन विमेन वेलफेयर पे काम हो। पर सोसाइटी मेनली जो है वो पैट्रियार्कल ही थी, और फीमेल वगैरह को एम्प्लॉयमेंट मिलता था, ऐसी बात नहीं थी। जैसे स्टेट एम्प्लॉयमेंट मिलता था, मैंने आपको बताया कि इंटेलिजेंस स्पाइस में काम करती थी, स्टेट की टेक्सटाइल वीवर होती थी, और बहुत ऐसी हाई वर्ना वुमेन जो है, जो हायर कास्ट की वुमेन है, उनको ज्यादा मतलब घर से निकलना निकलना अलाउड नहीं होता था। तो उनके लिए घर पे जाके उनसे काम करवाने का व्यवस्था था, जिसको अनुष्कासनी या अनिष्कासनी कहते हैं। ठीक है। वेलफेयर ऑफिस मैंने आपको बताया स्त्री अध्यक्ष महामात्र बनाया गया। तो फीमेल का स्टेटस मोर ओवर ठीक ठाक था, बहुत खराब भी नहीं था। फीमेल का स्टेटस बहुत गंदा हो जाएगा गुप्ता के समय में। और एक्चुअली गुप्ता के समय में ही एक्चुअल एक्चुअल ब्राह्मणिकल जिसको हम बोलते हैं ना, कि जो पूरा का पूरा ये जो सोसाइटी में बहुत ज्यादा डिफॉर्मिटी आती है। जैसे गुप्ता के समय में कास्ट सिस्टम बहुत रिजिड हो जाएगा, वुमेन का पोजीशन बहुत नीचे चला जाएगा। ये मेनली गुप्ता के समय में होता है। मौर्य के समय में उतना गंदा नहीं था। ठीक है। उस समय डाइवर्स को मोक्ष कहते थे, और 4 प्रकार का 8 प्रकार का मैरिज होता था। 4 प्रकार का अप्रूव्ड था, 4 प्रकार का अनअप्रूव्ड था। जैसे असुर, गंधर्व, राक्षस और पिशाच विवाह। अब ये क्या है नहीं हमको जानना है, बस याद करो कि 8 फॉर्म ऑफ मैरिज होता था। क्योंकि पता है क्वेश्चन यहाँ से पूछ देता है कितने फॉर्म का स्पाइस था, पूछ चुका है क्वेश्चन। कितने प्रकार के दास हैं, क्वेश्चन पूछता है। तो कितने प्रकार का मैरिज है, शादी होता था। कौटिल्य बोलता है कि 8 प्रकार का होगा, 4 जो है अप्रूव्ड है, 4 अनअप्रूव्ड है, और डिवोर्स था। क्यों? जब परस्पर द्वेष हो, दोनों के मन में अगर दुश्मनी हो, मेल फीमेल को यानी हस्बैंड वाइफ को अगर दुश्मनी हो एक दूसरे से, तो मोक्ष मिलेगा, मतलब कि डिवोर्स होगा। ठीक है ना। और क्या मैरिज में मतलब शादी में, शादी करने के बाद स्त्री को यानी लड़की को पैसा मिलेगा? तो हाँ बिल्कुल मिलेगा। क्या मिलेगा उसको? स्त्री धन मिलेगा। कहाँ तक? 2000 पन तक जो है स्त्री धन उसको मिलेगा। वेट फॉर सेकेंड। तो हमने शादी वादी भी देख लिया। कितने प्रकार का शादी होगा? 8 प्रकार का। डिवोर्स अलाउड था? बिल्कुल अलाउड था। कब? क्योंकि परस्पर द्वेष हो तो डिवोर्स ले लो भैया, इससे अच्छा है। और क्या स्त्री को पैसा मिलेगा डिवोर्स के बाद? बिल्कुल मिलेगा। इसको आज क्या हम बोलते हैं? एलिमोनी। उस समय ये स्त्री धन कहलाता था। और कहाँ तक मिलेगा? 2000 पन तक एलिमोनी यानी स्त्री धन मिल सकता है। आगे देखो, पॉपुलर आर्ट वगैरह है, इसको एक्चुअली हम आर्ट एंड कल्चर के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। पर अब हम जब देख रहे हैं तो एक बार देख लेते हैं कि मौर्यन आर्ट इंपॉर्टेंट क्यों है। ठीक है। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मॉडर्न आर्ट को हम मीन्स में पढ़ते हैं 2 कैटेगरी में, एक कोर्ट आर्ट और एक हो गया पॉपुलर आर्ट। कोर्ट आर्ट जो राजा उजा बनवाया उसको कोर्ट आर्ट बोलेंगे। पॉपुलर आर्ट यानी जो लोकल मर्चेंट हो गया, आर्टिसियन हो गया, वो बनवाया उसको हम बोलेंगे फॉल्क आर्ट या पॉपुलर आर्ट। अब देखो, जो कोर्ट आर्ट है उसमें मेनली आपका हो गया चंद्रगुप्त और अशोक ने क्या बनवाया था? वुडन पैलेस जो कुम्हरार में है। उसके बाद मोनोलिथिक पिलर और स्तूपा और चैत्या। तो कोर्ट यार्ड में आपका आ गया पैलेस जो 80 पिलर्ड हॉल था, याद करो, है ना। उसके बाद मोनोलिथिक पिलर जो अशोक के जितने भी पिलर हैं, है ना। साफ्ट जो है उसमें अबैकस है, उसके ऊपर कैपिटल है। इसको मैं आर्ट और लेक्चर वाले क्लास में अच्छे से डिस्कस करूंगा। अभी बस समझ लो कि जो पिलर है और वुडन पैलेस है और स्तूपा है और चैत्य है, ये सब जो है वो कोर्ट आर्ट में आएगा। और पॉपुलर आर्ट में आएगा आपका दीदारगंध, यक्षी, प्रखम यक्ष, ये सब आएगा आपका एक सेकंड पॉपुलर आर्ट में। तो पॉपुलर आर्ट जो है लोकल स्कल्पचर मर्चेंट वगैरह जो आर्ट बनाए उसको पॉपुलर आर्ट बोलेंगे। इसमें यक्षा और यक्षिणी का स्कल्पचर आ गया, टेराकोटा फिगरीन आ गया, और रॉक कट केव मोनेस्ट्रीज आ गए। ठीक है, ये पॉपुलर आर्ट का पार्ट है। ठीक है। तो 80 पिलर्ड हॉल है, कहाँ पे है? कुम्हरार में है। इसको डीबी स्पूनर ने इसकी खोज करी थी, डीबी स्पूनर ने इसकी खोज करी थी। यहाँ से क्वेश्चन एक बार आता है। उसके बाद मोनोलिथिक स्टोन कॉल्यूम हो गया, वुडन सब स्ट्रक्चर हो गया, फ्लोर सीलिंग वगैरह सब कुछ किससे बना हुआ था? वुड से, लकड़ी से बना हुआ था।
उसके बाद हो गया कि इसका जो 80 पिलर्ड हॉल है या ये पूरा का पूरा जो महल था, इसको मेगास्थनीज ने जो है बहुत बड़ाई करी है कि बहुत सुंदर था। इवन जो पर्शियन कैपिटल ऑफ सूसा और इकबटाना है उससे कंपेयर किया है। फाहयान कहता है कि इसको तो भगवान मिलके बनाए होंगे, और बाद में इसको सुंगा वगैरह के समय में खत्म कर दिया गया। ठीक है, और मैंने आपको मौर्यन एंड एक्मेडियन पिलर में डिफरेंस बताया था। याद करो कि जो मौर्यन पिलर है वो क्या था, सिंगल मोनोलिथिक सैंडस्टोन से बना हुआ था, यानी एक पत्थर है उसको तराश के पूरा पिलर बनाया गया था। जबकि एक्मेडियन जो था वो अलग अलग पत्थर को जोड़ के बनाया गया था। जो मौर्यन था वो इंडिपेंडेंट था, यानी सिर्फ पिलर है और कुछ नहीं। जो एक्मेडियन है वो स्ट्रक्चर का पार्ट था, यानी मान लो किसी बिल्डिंग के पिलर के जैसा वो काम कर रहा है। तो यही डिफरेंस था, बहुत ज्यादा डिफरेंस था नहीं। इसे जो एक्मेडियन पिलर है उससे प्रभावित भी था, पॉलिश्ड था। ठीक है, सो इसके बाद देखो जो इम्पोर्टेंट कैपिटल है, जो इम्पोर्टेंट ये मतलब इसके पिलर्स हैं, उसमें कौन कौन इंपॉर्टेंट है वो हम एक बार देख लेते हैं। पहला है सारनाथ लायन कैपिटल, 4 बैक टू बैक लाइन है। ये क्या है, हमारा नेशनल एम्ब्लेम है। इसमें 24 ये स्पोक्ड धर्म चक्र है, जो हमारे भारत का क्या है, नेशनल एम्ब्लेम है। तो ये सारनाथ कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे है, ये वाराणसी में है। रामपुरवा बुल कैपिटल कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। रामपुरवा लायन कैपिटल कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण में। और एक और है लौरिया अरेराज, क्या है, अरे राज, ये कहाँ पे है, ईस्ट चंपारण में, है ना। और संकीसा कैपिटल, ये सिंगल एलिफेंट मतलब जो है इसका मेन एनिमल है, और ये फरुखाबाद यूपी में है। इसके बाद मौर्यन स्तूप हो गया। और देखो मौर्य के समय में ना जो अशोक थे, ऐसा कहा जाता था कि 84,000 से ज्यादा स्तूपा बनवाए हैं ये। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट स्तूपा सांची स्तूप हो गया आपका, और धर्मराजी के स्तूपा हो गया जो कि तक्षशिला और सारनाथ में है। और एक बैराज सर्कुलर स्तूपा हो गया। तो सांची स्तूपा कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। धर्म और ये धर्मराजी का स्तूप कहाँ है, तक्षशिला में है। और बैरात स्तूपा कहाँ है, राजस्थान में है। तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट हो गया। ये अगर आप स्तूपा को देखोगे तो स्तूपा पे एक अंडा होता है ना, हेमिस्फेरिकल डोम हो गया। उसके ऊपर एक हर्मिका होता है, इसके ऊपर छतरी होती है। फिर इसके बाद एक प्रदक्षिणा पथ होता है और एक बाउंड्री वॉल होता है। तो ये सब जो है स्तूपा का पार्ट है। एक बार इसको हम देखेंगे आर्ट्स एंड कल्चर में अच्छे से। अभी बस हम एक बार रिव्यू ले लेते हैं, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट स्कल्पचर है, जैसे इंपॉर्टेंट है दीदारगंज यक्षी। कब खोजा गया था, 1917 में। अभी कहाँ पे है, पटना म्यूजियम में। किसने खोजा था, मौलवी सलीह ने। किसने खोजा था, मौलवी सलीह ने खोजा था। किसने खोजा था, मौलवी सलीह ने। तो दीदारगंज यक्षिणी जो है एक प्रकार का स्पिरिट है, जो अपने हाथ में एक फ्लाइंग विस्क लिए हुए है। और इसका इमेज बहुत मतलब आपने अगर नहीं देखा है तो एक बार जाओ गूगल पे और देखो। दीदारगंज यक्षिणी का जो इमेज है बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दीदारगंज यक्षिणी कब खोजी गई, 1917 में। किसने खोजा, मौलवी सलीह ने। और अभी कहाँ है, पटना म्यूजियम में है। क्यों इंपॉर्टेंट है, फ्लाई विस्क चौड़ी लिए हुई है, और हाईली पॉलिश्ड है, और एकदम जो एक नारी का मतलब क्या बोलते हैं उसको, शरीर होता है वो उसमें दर्शाया गया है। उसके बाद परखम यक्ष कहाँ पे पाया गया, मथुरा में। ये 7 फुट का लंबा फ्री स्टैंडिंग स्टोन क्लोसल मणिभद्रा यक्ष वियरिंग हैवी टर्बन। ठीक है, तो 7 फीट का लंबा सा मूर्ति है ये परखम यक्ष। इससे क्वेश्चन पूछेगा ये कहाँ पे है, तो मथुरा में है। पटना यक्ष पटना में है। और इससे हमें पता चलता है कि उस समय लोग जो है लोकल नेचर को यानी यक्ष और यक्षिणी की पूजा किया करते थे। अब 2 केव है जो इंपॉर्टेंट है, उसको समझना जरूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप देखोगे तो ये वाला स्लाइड है। एक है बराबर का केव, एक है नागार्जुनी केव। बराबर का केव जो है वो अशोकन ग्रुप का है, और नागार्जुनी केव है वो दशरथ ग्रुप का है, जो अशोक के बाद आएंगे। अब देखो ये दोनों केव को अशोक ने और बाद में दशरथ ने आजीविका सेक्ट को दे दिया था। किसको दे दिया था, आजीविका सेक्ट को दे दिया था। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जो बराबर का केव है उसमें जो मेन केव है वो है लोमस ऋषि केव, सुदामा केव और करण चौपार केव। और जो नागार्जुनी केव है जिसको दशरथ ने आजीविका सेक्ट को दिया था, उसमें गोपिका केव है, वदितिका केव है और वापिया का केव है। ठीक है, तो इन केव से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसको एक बार प्लीज हाईलाइट करके याद कर लेना कि कौन कौन सा केव है और किसने दिया था। तो बराबर का केव अशोका देता है, और नागार्जुनी केव दशरथ देता है। किसको देता है, तो आजीविका सेक्ट को देता है। उसके बाद अब देखो जो इंपॉर्टेंट बिहार में साइट है कुम्हार और बुलंदी बाग का हो गया, ये पाटलिपुत्रा में है। और यहाँ पे क्या था, वुडन पैलेस था। इसको कौन एक्सकेवेट किया, डीबी स्पूनर। क्या मिलता है, 80 पिलर्ड हॉल मिलता है, वुडन पैलिसैड मिलता है, और सिटी ड्रेनेज सिस्टम मिलता है। कहाँ पे, कुम्हरार और बुलंदी बाग में।
दीदारगंज कहाँ पे है? पटना में है। क्या मिला यहाँ से? दीदारगंज यक्षी। बराबर और नागार्जुनी केव कहाँ पे है? जहानाबाद में है। यहाँ से हमको क्या देखने को मिलता है कि आजीविका सेक्ट को देते हैं कौन? अशोका और दशरथ। और क्या क्या यहाँ पे कौन कौन सा केव है? लोमस ऋषि, सुदामा और गोपी, लोमस ऋषि, सुदामा और करण चौपार। ये हो गया आपका नागार्जुनी केव का, सॉरी बराबर केव का पार्ट। और नागार्जुनी का हो गया आपका गोपिका, बदिता और वापिया। तीन तीन करके याद रखना। यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ। नागार्जुनी और बराबर, बराबर का केव कौन देगा? अशोक देगा। किसको देगा? आजीविका सेठ को देगा। इसके अंदर कौन कौन सा केव है? लोमस ऋषि, सुदामा और करण चौपार। और जो आपका नागार्जुनी केव है वो कौन देगा? दशरथ देगा। किसको देगा? आजीविका को देगा। इसके अंदर क्या है? गोपिका, वधिता और वपिया, याद रखना। उसके बाद रामपुरवा, रामपुरवा क्या है भैया? यहाँ दो पिलर है, एक बुल कैपिटल है, एक लायन कैपिटल है। और ये कहाँ पे है? ये है वेस्ट चंपारण में। लौरिया नंदनगढ़ कहाँ पे है? वेस्ट चंपारण में। लौरिया अरेराज पिलर कहाँ पे है? ईस्ट चंपारण में। सासाराम में क्या है? चंदन साहिद। सासाराम में मैंने आपको बताया था कि माइनर रॉक एडिक्ट है, ठीक। उसके बाद आपका हो गया, लास्ट ही है, अब इसमें कुछ बचा नहीं है। अब देखो, जब मौर्यन इंपायर का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था तो अलग अलग हिस्टोरियन का अलग अलग व्यू बना कि भैया मौर्यन इंपायर खत्म क्यों हुआ। उसमें सबसे बड़े एक स्कॉलर हुए जिनका नाम है हरप्रसाद शास्त्री। हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं ब्राह्मणिकल बैकलैश था। जो मौर्यन था बहुत ज्यादा बुद्धिज्म में घुस गया। अब बुद्धिज्म में घुसने के कारण जो ब्राह्मण वगैरह लोग थे या जो हिंदू समाज के लोग थे, उनको लगा कि हमको साइडलाइन किया जा रहा है। तो इसके लिए ही जो सुंग डायनेस्टी थी जो आगे आई, पुष्यमित्र सुंग का, उसने मौर्य को खत्म कर दिया। हेमचंद्र राय चौधरी कहते हैं कि ना ना ना, ये कारण नहीं था, कारण इसका अहिंसा था। हुआ क्या कि अशोक के पास तो बहुत बड़ी आर्मी थी। अब वो अहिंसा फॉलो करने लगे लेकिन फिर भी लोग उनसे डरते थे, है ना। तो उस समय तक तो एम्पायर ठीक था, लेकिन जब अशोक के बाद के सक्सेसर आए, उन्होंने भी अहिंसा फॉलो करने लगा। तो जो आसपास के राजा थे वो उठ गए। और इनके इस अहिंसा के प्रवृत्ति के कारण जो है एम्पायर धीरे धीरे खत्म हुआ। रोमिला थापर जो है वो स्ट्रक्चरलिस्ट थ्योरी है। ये स्ट्रक्चर में ही मानती है कि जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर था, ब्यूरोक्रेसी वगैरह जो था, बहुत रिजिड था, सेंट्रलाइज था, इसीलिए कोलैप्स हो गया एम्पायर का। और डीडी कोसाम्बी मानते हैं कि इकोनॉमिक डिबेसमेंट हो गया था। ये जो पन है, जो क्वाइन है, वो धीरे 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 अपना वैल्यू खो दिया और इकोनॉमिक डिजास्टर के कारण मॉडर्न सोसाइटी खत्म हो गई। तो एक बस बस मैं आपको बता दे रहा हूँ। उसके बाद मैंने आपको देखा कि बताया कि जी उसके अशोक के बाद के जितने भी सक्सेसर है वो बड़े वीक थे। इसके बाद क्या हुआ कि जो एम्पायर है वो दो पार्ट में टूट गया। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है। जो एम्पायर है उसका एक पार्ट जो है वो चला गया कुणाल के पास, एक पार्ट चला गया दशरथ के पास। जो वेस्टर्न पार्ट था, ये वाला पूरा का पूरा पार्ट था, ये चला गया कुणाल के पास, ये अशोक का ही बेटा था। और जो ये वाला पार्ट है, सॉरी ग्रांड सन था, ये बेटा था सन, और ये था ग्रांड सन। और ग्रांड सन का नाम क्या था? दशरथ। तो दशरथ के पास चला गया क्या? ईस्टर्न एम्पायर। और वेस्टर्न एम्पायर किसके पास चला गया? कुणाल के पास। उसके बाद जो रूलर आए जैसे संप्रति, सलीसुका, देववर्मन, ये सब बहुत वीक रूलर थे। और इसका लास्ट रूलर, हम हर डायनेस्टी का लास्ट रूलर देखते हैं, उसको मार के कोई नया आता है। इसका लास्ट रूलर था बृहद्रथ। और इसको कौन मारा था? इसको मारा था पुष्यमित्र शुंगा। और ये आगे जाके सुंग डायनेस्टी बनाएगा, ठीक है। इसके बाद सुंग डायनेस्टी के बाद अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे वो सुंग सुंग पढ़ेंगे, कनवा पढ़ेंगे, सतवाहना पढ़ेंगे, महामेघ वाहनाज पढ़ेंगे जो कलिंगा का राजा था। और फिर हम देखेंगे कि फॉरेन इन्वेजन कहाँ से होगा। इस चीज को हम नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे, फॉरेन इन्वेजन को और इन सारी डायनेस्टी को। तो जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा वो पोस्ट मौर्यन डायनेस्टी पे लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग सुंग, कनवा, सतवाहना और महामेघ वाहन, इन सब डायनेस्टी को पढ़ेंगे। इंडो ग्रीक, साक, पार्थियन और कुशाना, इनको पढ़ेंगे डिटेल में, ऐसे ही डिटेल में जैसा हमने अभी पढ़ा है। तो देखो यहाँ पे मॉडर्न डायनेस्टी खत्म हो गया। अगर आप अब देखोगे तो हमने एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग लगभग पार्ट कवर कर लिया है। अब दो मेजर लेक्चर बनेगा, उसमें हो सकता है एक दो पार्ट में लेक्चर है, क्योंकि एक बार में 3 घंटे का लेक्चर में डालना नहीं चाह रहा। तो अभी हमने बुद्धिज्म पढ़ा, जैनिज्म पढ़ा, फिर हमने राइज ऑफ मगधा पढ़ा, और अर्ली जो इंपायर है जैसे बिम्बिसार, हर्यंक डायनेस्टी वगैरह पढ़ा। फिर हमने मॉडर्न डायनेस्टी को डिटेल में पढ़ा, सोसाइटी पढ़ी, आर्ट्स एंड कल्चर पढ़ा, कॉइनेज सिस्टम पढ़ा, हर चीज को पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे पोस्ट मॉडर्न डायनेस्टी, जिसमें मैंने आपको बताया कि इसमें हम सुंग, कनवा, सतवाहना, चेदी, और इधर इंडो ग्रीक हो गया, साकाज हो गया, पर्थियंस हो गए और कुषाण हो गए, इसको पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे गुप्ता डायनेस्टी। गुप्ता को फिर डिटेल में पढ़ना पड़ेगा हमको। गुप्ता के बारे में हम हर्षवर्धन या पोस्ट गुप्ता पढ़ेंगे। उसमें हम हर्षवर्धन पढ़ेंगे, चालुक्य, वतामी, वेंगी, पल्लवा, कांची, ये पढ़ेंगे। एक लेक्चर में संगम जो
लिटरेचर है और संगम एरा है, मूवेंदर वाला, चोला चेरा पांड्या है, क्योंकि वहां से भी क्वेश्चन बीपीएससी भी पूछ चुका है और बाकी सब एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो देखो मेजर लेक्चर अभी जो आने वाला है हमारा, एक तो पोस्ट मॉडर्न पे आएगा, है ना, इसके बाद वाला, उसके बाद एक गुप्ता पे आएगा, उसमें हम पूरा हर चीज कवर करेंगे गुप्ता। एक पोस्ट गुप्ता आएगा, एक पोस्ट गुप्ता आएगा, इसमें हम हर्षवर्धन, चालुक्य, वेंगी, पल्लवा, सूर्य टेम्पल, महाबलीपुरम, बहुत कंफ्यूजन है इस वाले पार्ट में। इस वाले पार्ट को तो हम एकदम कहानी की तरह पढ़ेंगे कि ताकि आपका जैसे ट्रिपार्टाइट स्ट्रगल होगा, सब कुछ होगा, तो ये पोस्ट गुप्ता में हम सब डाल के अच्छे से पढ़ेंगे। तो एक पोस्ट मौर्य आएगा, अभी एक गुप्ता आएगा, एक पोस्ट गुप्ता आएगा, और उसके बाद एक आएगा संगम, संगम एरा का, ठीक है ना, जिसमें हम चोला चेरा पांड्या के बारे में पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है जो आप अयंगो यंगल हो गए, श्री साई सतनार हो गए, तो मणिमेखलाई और ये सब जो टेक्स्ट वगैरह है इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पढ़ेंगे संगम एरा में। तो मेनली हमारा 4 लेक्चर आएगा और हमारा पूरा एंशिएंट खत्म, पूरा एंशिएंट खत्म। बच अगर जाएगा तो कुछ पार्ट जहां से क्वेश्चन पूछता है, जैसे हड़प्पा के साइड से या लेटर वैदिक एज के टर्म वर्म से, वो भी हम एक छोटे से लेक्चर में कवर कर लेंगे। तो 3 मेजर लेक्चर आएगा और हमारा पूरा एंशिएंट इंडिया खत्म हो जाएगा। सो अगर आपने यहाँ तक देखा है तो थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ आप कमेंट करना चाहते हो, इफ यू वांट सम रिफॉर्म, कि मैं कुछ अलग तरीके से पढ़ाऊँ या कैसे पढ़ाऊँ, तो मुझे बताएं। थैंक्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।